अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपके रोजे अच्छे गुजर रहे होंगे, ठीक ठाक आपकी सेहत होगी, पकौड़ों में अपने हाथ होला रखा होगा, रूटीन आपने अच्छी करने की पूरी कोशिश की होगी। कितना आप हो रहे हैं कामयाब और कहाँ होती है थोड़ी सी नाकामी, ये हमें आप ज़रूर बताएं। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं एक सवाल के साथ, और सवाल ये है कि क्या हम नए एवेन्यूज़ तलाश करते हैं या हम घबराते हैं? क्योंकि नॉर्मली हम क्या देख रहे होते हैं या क्या सुन रहे होते हैं कि मैं ये काम कर रहा था और यही काम कर रहा हूँ और यही काम करता रहूँगा, क्योंकि शायद मैं इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकता। सो क्या वाकई ये होता है कि हम जो कर रहे होते हैं उसके अलावा हम कुछ और कर नहीं सकते? सो दैट इज माई क्वेश्चन। तो सबीन, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करें कि नए एवेन्यूज़ हम तलाश करते हुए घबराते हैं, मुझे क्या ऐसा लगता है करते हम घबरा रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि अच्छा हमसे एक चीज़ मैनेज नहीं हो रही, हम दो चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। हम ये कहते हैं हमारी शायद कैपेसिटी नहीं है इतना कुछ करने की। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप एक अपनी फील्ड में रहते हुए भी आप मल्टीपल एवेन्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि अपनी फील्ड बिल्कुल चेंज कर दे। जो करना चाहें इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उनमें वो टैलेंट है, वो कर सकते होंगे और उनको करना भी चाहिए। बट अगेन आप अपनी फील्ड के अंदर, आपको अगर आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो आप एक कंपनी में भी काम करें, उसके बाद आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी साथ साथ कर सकते हैं। तो आप दो तीन तरफ से पैसे कमा सकते हैं। तो आई डोंट नो लोग डरते क्यों हैं इसको। सही बात है। अच्छा सबीन, इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक रिवायती शोबे के साथ मुंसलिक है, कन्वेंशनल प्रोफेशन के साथ आप मुंसलिक हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ इस तरह के जो भी प्रोफेशन होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डिजिटल मीडिया पे एक प्रेजेंस अपनी बनाने की कोशिश करें, और समटाइम्स बनती भी है, सो लोग उसको इतना एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते कि नॉर्मली हम देखते हैं अच्छा नहीं इसकी तो जॉब ऐसी है, इसकी तो नेचर ऐसी है, प्रोफेशन की तो शायद ये पता नहीं दूसरी तरफ स्विच कर सकता है, नहीं कर सकता। बट नाउ वी हैव सो मेनी गुड एग्जांपल्स विद अस जो कि डिजिटल मीडिया पे इतना ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, लोगों के लिए एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, राहें हमवार कर रहे होते हैं, और उनको देख के बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और इसी तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। सो आज कुछ ऐसे ही मेहमानों से हम इस शो में भी आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने इसी तरह से अपने लिए एवेन्यूज़ तलाश की है, उसको एक्सप्लोर किया और माशाल्लाह बहुत नाम कमाया है। आज उनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे। और जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ना, जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जो डर रहे होते हैं, आज आपका डर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। तो स्टे विद अस। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अभी हमें ज्वाइन किया है एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ने। शी इज़ अ डेंटिस्ट, बट ज़्यादातर उनकी पहचान बनी जो हमें लगता है, चूँकि ज़रा जितना कंटेंट हम उनका देख रहे होते हैं तो वो फैशन या लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के तौर पे हमारे सामने आया भी है कई सालों से माशाल्लाह। और इंस्टाग्राम पे भी इनकी बड़ी अच्छी रीच है। आई एम श्योर कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी इसी तरह काम कर रही होंगी। तो आज हम ज़रा ये सवाल पूछेंगे कि कैसे बैलेंस होता है। आई मीन इट्स अ प्रोफेशन डेंटिस्ट, और उसमें साथ साथ आपको वीडियोज़ बनाना, पोस्टिंग एंड एवरीथिंग, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, वो वाला एक इमेज भी आपको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अक्सर लोग क्योंकि डॉक्टर्स को हमेशा एक माइंड में हमारे जो एक परसेप्शन है वो ये कि बड़े सीरियस, पढ़ाकू और इस तरह की चीज़ें हमारे दिमागों में आ रही होती हैं। तो बाज़ औक़ात आपका जो अपना प्रोफेशन है वो कहीं पीछे रहना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ लोगों की परसेप्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो जाती है। ये तो इन्फ्लुएंसर है, ये कौन सा डॉक्टर है, ब्ला 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 ब्ला, और लड़कियों की चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। जी ऐसे ही है। तो आज हम इस सारे सवाल रखेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर सईदा अरूज फातिमा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? यस। क्या रूटीन है रमज़ान की? रूटीन यही है कि बिकॉज नाउ पहले ये होता था कि पूरा रात जागते थे। नाउ दैट वी हैव अ डॉटर, वी हैव टू अबाइड बाय उसका बेड टाइम। तो उसी के साथ सोते हैं, सुबह उसके सोते ही उठ के सहरी करते हैं और फिर सुबह उसके साथ ही ड्यूटी पे उठ जाते हैं। और मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा चेंज भी होता है। चेंज होता है, यस। आप लोगों की कम से कम डिसिप्लिन जिंदगी में है ना, डिसिप्लिन आ गया आपकी जिंदगी में। डिसिप्लिन तो आ जाता है, बट आपकी अपनी रूटीन बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती है। मैं आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जिस वक्त बच्चा सोएगा आपने सारे काम उस वक्त करने हैं जो कि अदरवाइज तो आपने उसको देखना है। सो ये वाकई बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक 1 साल की बेटी आपकी? 1 साल की। माशाल्लाह, उसके नसीब बहुत अच्छे करे। तो अब ज़रा बताएं कि सोशल मीडिया पे आने का ये ख्याल कैसे आया कि अच्छा मुझे सोशल मीडिया पे आना है, कंटेंट क्रिएट करना है, या बस ये बाय चांस हुआ?
असल में इट वाज एक्सीडेंटल, Okay. थोड़ा बाय चांस था, थोड़ा सा प्लान भी था। इनिशियली 2016 में मेरा गैप ईयर था, Okay. तो एफएससी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, तो वो जो गैप ईयर विच इज़ अ राइट ऑफ पैसेज फॉर एवरी स्टूडेंट, मुझे लगता है इस टाइम पे Okay. है। तो उस टाइम में मैंने कहा कि कुछ करने को नहीं है, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती थी, ठीक है। तो आई स्टार्ट पोस्टिंग बुक्स, ओके। बुक्स के रिव्यूज़, और फिर मुझे उनको बहुत क्यूरेट करके पिक्चर्स देना कि साथ पिंक बुक है तो हर चीज़ उसके साथ पूरा एक लेआउट बना के, और उसकी काफ़ी लाइक 2016-15 में मेरे 21,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के ऊपर हो गए थे, जिसमें बहुत सारे जो थे वो पाकिस्तान से बाहर के थे, क्योंकि उस टाइम पे बुक रीडिंग वगैरह वहाँ पर थी। सही। व्हेन आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी, तो एक दिन बैठे बैठे मैंने रियलाइज किया कि मुझे बहुत शौक है मशवरे देने का, कि हाँ ये लिपस्टिक यूज़ करनी चाहिए, तुम ये यूज़ करो, तुम ये पाउडर यूज़ करो। तो मैंने कहा जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो मैं इंटरनेट पे भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस शौक में शुरू किया, एंड देन देखते ही देखते वो एक प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में। अच्छा, तो सर ये अच्छी बात है वैसे कि बस शौक में शुरू किया, जो चीज़ आपको पसंद है वही आगे आके आपका प्रोफेशन बन जाए, तो ये बड़ी। लेकिन कहना ये गलत भी नहीं होगा प्रोफेशन बन जाए, डेंटिस्ट आप डॉक्टर, दोनों चीजें बड़ी बड़ी मुख्तलिफ है ना, two professions at the same time जो हम actually. मल्टीटास्किंग और हम जो बात कर रहे थे ना कि आपके पास अब मल्टीपल वेज होने चाहिए, If you can do it. if you can do it, तो क्योंकि वो balance करना पड़ता you're है। a good example for that. Probably. अच्छा, so किताबों से आप एकदम आई फैशन की तरफ, मेकअप की तरफ, तो रिस्पांस कैसा? बिकॉज नॉर्मली ये होता है ना सोशल मीडिया पे, अगर आप एक नीश आइडेंटिफाई कर ली ना आपने, अच्छा बुक्स वाली, सो फिर स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे 2 अकाउंट्स हैं। अब सुने जरा वो सब तमाम लोग जरा जो कहते हैं अच्छा, लड़के बनाते 2 अकाउंट। एक सेकंड, वैसे आपके घर वालों को पता है ना? हाँ ओके। नहीं, लेकिन देखिए वो कहते हैं जी नॉर्मली के लड़कों के होते हैं 2-2 लेकिन 3-3 मेरे अपने अकाउंट। नाम से थे ना, अच्छा, अपने नाम मतलब से एक फेक थोड़ी थे, हाँ, किसी लड़की एक को मैसेज books करने के का लिए थोड़ी बनाए हुए थे। और दूसरा जो मेरा प्राइवेट अकाउंट था उसी को फिर आई टर्न्ड इनटू द फैशन Okay. अकाउंट, और उस पे जो क्रॉस पोस्टिंग करती थी, जाहिर है इधर बताती थी कि यहाँ पर भी है और यहाँ बताती थी कि वहाँ पर भी हूँ। ठीक है। तो जिनको म्यूचुअल एक इंटरेस्ट होता था वो वहाँ फॉलो कर लेते थे। सो आपने कहा 2 तरफ से व्यूअर्स आ रहे हैं ना, फिर जो फैशन देखने आता साथ ही हाँ, किताब भी पढ़ लो, किताब भी पढ़ लो, और जो किताब पढ़ने भाई थोड़ा सा फैशन भी देख। अच्छा, वैसे बड़ी स्मार्ट मूव है ये। इस चीज़ की किस तरह से आपने नीड को आइडेंटिफाई किया? बिकॉज सोशल मीडिया हर कोई स्टार्ट करना चाहता है, बट समझ नहीं आती हमें कि हम शुरू कैसे करें। अच्छा सबीन, व्हेन आई स्टार्टेड तो हमने इतना हमें उस टाइम पे इतनी मौका भी नहीं मिला, वो बहुत न्यू चीज़ थी। इंस्टाग्राम कंपटीशन भी तो नहीं था इतना, कंपटीशन भी नहीं था। हम 4-5-6 लोग थे और लाइफ के उस स्टेज में थे कि साथ हमारे मतलब बहुत लोग थे जो देख भी रहे थे, और वो एक नई चीज़ थी तो लोग फैसिनेट भी हो रहे थे। सही। तो आई थिंक बस वो एक इट वाज मेंट टू बी, वो चलना था, वो चलता गया, और वो एक पॉइंट पे आके मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बन गई है। इस पे हम आएंगे ना कि पहली बार वो कोलैबोरेशन की या वो वाली ऑफर्स कैसे आना शुरू हुई, हाउ डू यू डील विद अच्छा, दैट? एक चीज़ जो थी मेरे इंस्टाग्राम में वो ये थी कि रिलेटेबिलिटी थी। मैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी जा रही थी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और आई वुड टॉक अ लॉट अबाउट मेरी ज़िंदगी एक मेडिकल स्टूडेंट की क्या होती है, आप उससे मुतालिक बात करती थी। और मेरे साथ जो मुझे फॉलो करते थे लोग, वो या तो प्री मेडिकल में होते थे या मेडिकल में होते थे, तो रिलेटेबिलिटी थी या फैसिनेशन थी कि अच्छा ये होता है मेडिकल कॉलेज में, इस तरह होता है, वार्ड्स में ये होता है। तो वो काफ़ी लोगों को जो है ना वो पिकअप हुआ, फैसिनेट किया, लोगों ने आपको फॉलो किया। अच्छा, ब्रेक में भी बात कर रही थी, जब पहली बार आपने तस्वीर लगाई फेसबुक पे तो क्या हुआ? जो हर लड़की के साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ, उससे ज़्यादा मजे की एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। मैंने अपनी पहली कैंपेन की, ब्रांड का नाम तो उसने मैंने, ठीक है, तो वो एड में चल रही थी। ओके। तो मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, अगेन मैं डिपार्टमेंट नहीं बताऊंगी बिकॉज शी इज़ अ वेरी नाइस डॉक्टर एंड आई रियली लाइक हर। शी कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे अपना फ़ोन देखा, कहती ये क्या है? मैं थोड़ी देर, मैंने कहा पता नहीं तारीफ़ कर रही है या बेइज्जती करने लगी। मैं खड़ी थी, मैंने कहा यस मैम। तो मुझे कहती ये क्या है? मैंने कहा मैम ये कैंपेन है। तो वो दिन और उसके बाद हर जगह पे मशहूर था, ये तो मॉडलिंग करती है, इसको तो डेंटिस्ट नहीं बनना, ये तो बस या आई डोंट वांट टू, बट दिस इज समथिंग दैट हैपेंड कि फिर एक परसेप्शन बन गया कि उरूज का तो इंटरेस्ट मॉडलिंग में है और ये तो बस डिग्री के लिए डिग्री हासिल करी है। और हाउस ऑफ में आके मुझे मेरे एचओडी एक और थे ऑर्थो के, उन्होंने बुलाया कि मेरा बहुत डिफरेंट परसेप्शन था आपके बारे में, आप तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। शुक्र है परसेप्शन। तो मैंने कहा मैं काम बड़े दिल से करती हूँ, मैं बड़े दिल से डेंटिस्ट बनना चाहती हूँ, बहुत अरसे से बनना चाहती हूँ। अच्छा, वाकई आप बिल्कुल ठीक बात करिए कि उस टाइम पर बहुत जज किया जाता था।
अगर आप अपनी तस्वीर अपलोड कर दी, क्योंकि हम में से बहुत सारी ऐसी है 90s के बच्चे भी और उससे पहले के जो पहली बार जिन्होंने तस्वीर अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड की थी, फेसबुक था उस टाइम पे, इंस्टाग्राम का तो इतना रुझान बहुत ज़्यादा, पहली जो था वो फेसबुक ही हम खेलते रहते थे, तो वो उसमें जब पिक्चर अपलोड की थी तो काफ़ी प्रेशर पूरी फैमिली का आता था, एंड देन आपको सोसाइटी में बहुत जज किया जाता था, एंड देन आपका तो प्रोफेशन भी ऐसा था। बस आई थिंक कि वो फिर वो एक, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हम लोगों ने उस टाइम पे काफ़ी मेहनत की है बस परसेप्शन चेंज करने के लिए, दूसरों के लिए रास्ते आसान किए आपने। आई हैड टू सेट माय पेरेंट्स डाउन एंड टेल देम कि अच्छा ये ऐसे है, इस तरह से नहीं होता, अम्मी परेशान, ये क्या हो रहा है। नहीं, अम्मी वो क्या कहते थे, जैसे आपने एग्जांपल दी ना एचओडी की, और आपने बाद में अम्मी हमेशा से बहुत सपोर्टिव थी। ओके। अब्बू को थोड़ा टाइम लगा, ओके, लेकिन जाहिर है यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है कुछ बिलीव्स के साथ, हम उसको कहीं नहीं आधे घंटे में मैं जो कह रहा हूं वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, वेरी मैच्योर ऑफ यू, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि आज के बच्चे इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ कंप्लेंट्स का इतना बड़ा पिंडोरा होता है कि हाँ, पर एक चीज़ बहुत जल्दी जो मुझे किसी ने बोली थी, मैंने आई रियली पिक्ड अप ऑन इट वाज कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल जो आपसे इतनी डेकेड जिंदगियां गुजार चुके हैं कि वो आपकी चीज़ों को फ़ौरन समझ के मान जाए। सही बात है, क्योंकि वो सेट है अपने वेज में। हमारे लिए इतना मुश्किल होता है कोई हमें हमारे आइडियाज चेंज करने की कोशिश, स्पेशली आवर जनरेशन, वी डोंट टेक डिसएग्रीमेंट नाइसली, वी आर लाइक हाउ कैन यू टेक, वी आर वेरी रिजिड इन दैट। हमें जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। सो जो बात इससे पहले आपने की ना कि जो हमारे बड़े हैं उनको वाकई ये बात रियलाइज करवाना कि अच्छा फाइन, अभी दुनिया थोड़ी बदल गई है, हाँ टाइम्स चेंजिंग, हम खुद इसको फेस इस तरह से करेंगे कि जेन जी इज वेरी डिफरेंट नाउ, तो जेन अल्फा इज वेरी डिफरेंट, यस, तो हम ये सब कुछ फेस करेंगे ना उनके साथ, तो वो एग्जांपल्स कहीं बैठ के बाद दे रहे होंगे हमारे बारे में, मिलेनियल्स, ओह माय गॉड, अब तो जेन 80s, दे वर सो क्रिंज, वो इंस्टाग्राम यूज करते थे, यस, वो इसी तरह कह रहे होंगे। अच्छा, अब्बू को भी कभी कॉल्स आई किसी ने की हो कि आपकी बेटी तो वीडियोस बना रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही है, तो क्या होता था? कुछ नहीं होता था। मेरे अब्बू, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे अब्बू का मेरे साथ हमेशा से बड़ा फ्रेंडली एक बिहेवियर रहा है, तो वो मुझे नहीं याद पड़ता उन्होंने मेरे पे कभी गुस्सा किया हो। तो फर्स्ट मैंने सोचा था कि मैं जब एक सर्टेन फॉलोअर्स का काउंट हिट कर लूँगी ना, व्हेन आई कैन टेल हिम कि अच्छा ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, तो तब मैं उनको बताऊँगी। तो लेकिन उससे पहले किसी ने बता दिया जाके, और मुझे एक बहुत लंबा वॉइस नोट आया, और मैं बिल्कुल ऐसे, आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, और मैं बिल्कुल परेशान कि मैं क्या अब्बू, क्योंकि एक होता है अपनी टाइम पे बताना, एक पूरा एक बिल्डअप तरीके से करके आप खुद बताना, वो और बात होती है, एक होता है बम फट गया। हाँ। बस फिर मैंने अम्मी को कॉल की, अम्मी ने कहा ये तो तुम्हारा मसला है। अम्मी ने भी कहा हैंड्स अप, या आई एम नॉट गेटिंग इनटू। अच्छा, वैसे होना भी ऐसे ही चाहिए, वरना अम्मा अब्बा की लड़ाई हो जाती है ना आपस में। ये चीज़ भी है ना, मतलब बच्चों को थोड़ा रियलाइज करना चाहिए कि अपने मामलात में अम्मा अब्बा को, क्योंकि अच्छा ये भी होता है बाद में बताए अम्मा अब्बा की सुलह हो जाती है, झगड़ा बच्चा जाता है कि मैं तो आपकी साइड ले रही थी, ये क्या हो गया। तो फिर खैर उनसे कॉन्वर्सेशन की, उसको उनको समझाया, फिर क्या वॉइस नोट था, बड़ा लंबा वॉइस नोट था। कोई एक बात जो याद आई, चीज जो सबसे ज्यादा हर्ट करती हो आज भी, हर्ट मतलब परेशान, जिसने हर्ट जिससे उसको परेशान किया हो, एक जुमले यस, मैं हर जगह तुम्हारी एग्जांपल देता हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई वाज लाइक यू विल स्टिल बी प्राउड ऑफ मी। ये जो चीज़ है इसमें भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कुछ ऐसी चीज़ है। एंड लेटर डाउन द रोड ये चीज़ हुई भी, जब आई थिंक आई वाज इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम 2020 में, और मैं टीवी पे थी, और मेरे अब्बू इतने प्राउड थे, और वो ही वाज लाइक ये मेरी बेटी है, इसको बुलाया है। और फिर अब तो ये होता है कि अब्बू के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मिलते हैं तो वो उनको स्पेशली बोलते हैं हमारे बच्चे आपकी बच्ची को बहुत पसंद करते हैं, वो बड़ा देखते हैं। अरे वाह, तो वो ना थोड़ा सा फ्लॉन्ट भी करते हैं कि हाँ मेरी बेटी। कभी दोबारा आपने याद करवाया उनको, अब्बू याद है आपको? मैं ये कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहती थी। आई थिंक वो कह रही जो गुजर गया गुजर गया। शेर के मुंह में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं। ये ना अब्बू को फिर याद आ जाए, अब्बू के हाँ, ओ तुमने याद करा दिया मुझे। नहीं अच्छा, जब कैंपेन स्टार्ट की, दैट वाज द फर्स्ट कैंपेन जिसका आपने हवाला दिया था? नहीं। तो जब पहली कैंपेन आपको आई और आपको मैसेज आया कि इस तरह ये आपने शाउट आउट देना है, पहली कमाई, हाँ पहली कमाई उसकी, पहली कमाई तो मेरी इतनी, मैं प्राउड थी, मैंने 5000 रुपए में कैंपेन, और मैं कह रही थी वाह ये तो क्या पैसे मेरे पास आ गए, मतलब ऑब्वियसली जाहिर है, हाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते, अंदाजा नहीं होता। और उस टाइम मुझे आईफोन चाहिए था, तो मैं फिर पैसे जोड़ भी रही थी, तो फिर जब मुझे इस तरह से आई तो मैं बड़ी, मतलब इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि हाँ नाउ माय वर्क इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, और ब्रांड्स को अंदाजा हो रहा है कि
हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो एक मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग Yes. बहुत मेजर रोल आजकल तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं अच्छा किसी हर brand फील्ड का। में आज है, आप फूड बिल्कुल। में देखें, आप फैशन में देखें, मतलब कोई ऐसे मार्केटिंग आई थिंक सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करती है ना किसी भी चीज को बेचने में Yes. वो मार्केटिंग है। Absolutely, अच्छा absolutely. आपने रूज सबसे ज्यादा अभी तक किस कैंपेन में कितने कमाए? कैंपेन का नाम ले लें बट सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर हम कहें कि आज तक इस कैंपेन का रूज ने इतना सबसे ज्यादा कमाया। इतना किया है कि अल्लाह ताला का शुक्र बहुत अदा किया है फिर बैठ के कि हाँ अच्छा इतनी वो बता इसलिए expectation नहीं अच्छा मैं बताती हूँ बता इसलिए नहीं क्योंकि वो मार्केटिंग को समझती है शी नोज कि देयर इज ऑलवेज पोटेंशियल फॉर मोर एग्जैक्टली अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना हाँ। कि आप उसे ट्राई करें कि अच्छा किसी को ना ही पता चले ना ही ताकि जिस लेवल तक आप जा सकते हो उस लेवल इससे तक आगे भी जा अच्छा सकते वो हैं। लोग जाना भी चाहिए। लोग अक्सर होते हैं हमें अप्रोच करते हैं तो हमें कहते हैं आप बजट बताएं अपना, नहीं, तो हम पता है, कहते हैं नहीं अगर भाई अपना बताओ, हम क्यों अपना सवाल बजट होता बताएं है पहले। मिनिमम कितना भाई तुम्हें क्यों बताया मिनिमम, तुम अपना मैक्सिमम नहीं, बताओ अच्छा, वो ना। आपसे बजट लेंगे और फिर आपको काउंटर ऑफर ऐसी देंगे ना कि आप कहोगे यार फिर मुझसे पूछा ही क्यों था, हाँ खुद ही मतलब बता अगर यही था तो फिर पूछा ही क्यों था। सही बात है। हाँ। ये भी होता है। है। अच्छा कभी ऐसे होता है अब आप क्लिनिक में हैं और पेशेंट आया और आपको देखे जैसे जो ना जानता हो पहले से आप तो वही हैं। इंस्टा वाली मेरे लकीली मेरा ये रहा है कि मेरी फॉलोअर्स मेरे साथ उन्होंने लाइक दे ग्रू अप विद मी। हम यूनिवर्सिटीज में थे, मुझे ऐसी बच्चियां मिलती थी, हम 8th क्लास में थे ना तो हम Wow. आपको देखते थे, आप उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में थी, अब मेरा फाइनल ईयर है अरे वाह। एंड मेरी ज़्यादा क्लाइंटेल पेशेंट्स की भी वही यंग पेशेंट्स हैं बिकॉज दे सी मी और उनका ट्रस्ट मेरे साथ है, सही। वो मुझे देखते हैं, मेरा काम देखते आए हैं, मुझे यूनिवर्सिटी में देखते आए हैं, मेरे सारे रिजल्ट्स मेरे साथ देखते आए हैं। ओके तो वो आते हैं। अगर कोई ऐसे पेशेंट आए जो थोड़े बड़ी उम्र के हों तो वो नॉर्मली नहीं पता ज़ाहिर है, होता, वो हाँ नहीं उनके देखते। बच्चों को पता होता है। हाँ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा हम आपके पास लाएंगे, हमारे बच्चों ने कहा इन्हीं के पास जाना है तो मैंने कहा ये तो बड़ा प्रेशर है। अच्छा ये फायदा हुआ है वैसे इस चीज का, फायदा इन्फ्लक्स ऑफ द पेशेंट्स? डेफिनेटली बिकॉज राइट नाउ मेरी जो ऑडियंस है दे कम टू मी डायरेक्टली, सो ऑब्वियसली वो एक क्रॉस पोस्टिंग तो हमेशा ही हेल्प होती है, करती है, होती क्रॉस है। मार्केटिंग तो लेकिन हमेशा हेल्प इसका करती थोड़ा है। सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है बिकॉज एक लॉयर आता है है। उन्होंने भी एक दफ़ा मेंशन किया था कि उनके साथ भी बिकॉज ये होता है कि आप किसी एक प्रोफेशन में हैं तो दे लाइक अच्छा आप इन्फ्लुएंसर कैसे बन गई, तो फिर सीरियसली नेगेटिव ये भी आता है कि देन इट इज़ वेरी इजी लोगों के लिए आपकी रेपुटेशन ख़राब करना, यस और ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आपके प्रोफेशनल काम के ऊपर रेपुटेशन ख़राब होती है। हाँ तो ऐसा वाकया भी एक दफ़ा हो चुका है कि एक पेशेंट आई और उसको नहीं पता था कि ये मेरा क्लिनिक है। ओके जब उसने काम करवाया तो मैं उस टाइम पे नहीं आ रही थी क्लिनिक, आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मैं ऐसे ही आई अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए, तो मैंने जैसे अंदर एंट्री उसने मुझे देख लिया। जब उसने मुझे देख लिया तो अब तो वो बिल्कुल ठीक थी, जब मैं वापस गई तो उसने स्टोरियाँ लगाई हुई, आई हैड सच अ बैड एक्सपीरियंस, ये वो फलां, मुझे टैग बार बार किया हुआ, और मेरे लिए वो बड़ा स्ट्रेसफुल था बिकॉज उसको ना मतलब मेरे पास प्लेटफॉर्म ना होता तो वो नहीं कर सकती थी, हालांकि ऐसा कुछ था भी नहीं। उसको कॉल की, काउंसिल किया, सारा कुछ किया, समझाया। शी वाज लाइक नो यू गिव मी माय मनी बैक। आई एम लाइक I did your treatment. हाँ खत्म बात। No, then she said कि I'm an influencer as well, so you should accommodate me. I'm like, Oh my you could have asked that in a better way. अच्छे तरीके से पूछ लेती, मैं कर देती। हाँ ये कौन सा तरीका था? तो I think ये कुछ pros and cons हैं as a dentist. जो मेरे and ख्याल as है an साथ साथ influencer. चलते हैं, लेकिन साथ-साथ pros पे चलते ज़्यादा हैं। फोकस करना चाहिए बिकॉज फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हम कह रहे होते हैं ना कि अच्छा इस्तेमाल जिससे आप अर्न भी कर सकते हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जो जितने लोग हैं जो सोच रहे होते हैं कि हमने करना है शुरू, तो इट्स नेवर टू लेट। एब्सोल्युटली। एक चीज़ बस और बता दें, शादी के बाद मुख्तलिफ है ज़िंदगी, सेम चल रही है ज़िंदगी कि पहले अब्बा को जवाब देते अब जाए? काफ़ी मुख्तलिफ हो जाती है शादी के बाद ज़िंदगी, अच्छे से सेंस में भी, क्योंकि आपके पास एक आज़ादी आ जाती है, अपनी मर्ज़ी से बाहर जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से घर आ रहे हैं, कोई लेकिन एट द सेम टाइम फिर मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे साथ है या हमेशा होता है कि फिर उस आज़ादी को प्रैक्टिस करने का इतना दिल नहीं करता। यू नो यू लाइक कि मतलब और बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना, और फिर जब वी हैड आवर डॉटर तो एक और सेट ऑफ जिम्मेदारी, बिल्कुल ऐसे ही है, लाइक नाउ कि यू कैन नॉट फेल, क्योंकि अब एक और लाइफ है जो आप पे डिपेंड कर रही है, डिफरेंट फेज है जिसमें आप एंटर, वो केयरलेसनेस खत्म हो जाती है ज़िंदगी से इंसान की, लेकिन बहुत थरली इंजॉयबल है। वो वही बात है, ऐसा लड्डू है कि खाए भी पछता है, ना खाए भी पछता है।
तो मामला ही खत्म कर दिया। मैंने कहा बात ही खत्म इस बात के ऊपर, फिर हम भी मेरा ख्याल है सेगमेंट ही खत्म करते हैं इस बात पे, है ना? लेकिन उसकी बात हो गई, अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है, फिर लड्डू खा लिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड वी सिंसियरली अपोलोजाइज, आपकी बेटी आपसे छोड़ के आई, हमने बहुत आपको वेट भी कराया आज, क्योंकि सब चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट वी आर ट्रूली ऑनर्ड दैट आपने उसको रिस्पेक्ट किया और आपने इंतजार भी किया। लाइकवाइज, खुश रहें, और आपकी बेटी को भी सलामत रखिए, इसी तरह अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करती रहें। बहुत से लोगों के लिए मिसाल आप बनी है और बहुत से लोगों के लिए आपने रास्ता आसान किया कि अच्छा जी इफ़ यू आर डूइंग प्रोफेशन वो बिल्कुल कंटिन्यू करें, साथ साथ आप अपने डिजिटल मीडिया पे अपनी ग्रोथ को ज़रूर यूटिलाइज करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है, हर किसी को नहीं मिलती। मेहनत भी है, लक भी है, तो जिसको मिलती है वो उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता है और आपने उसको करके दिखाया भी है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिए। हमारे फेवरेट हैं, क्या ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट करते हैं और हमने मुख्तलिफ इनके इंटरव्यूज़ किए हैं और हमेशा ही बड़ा मज़ा आता है। उमर सलीम, हम इनकी बात कर रहे हैं, जिस तरह से पॉडकास्ट करते हैं, जिस तरह से नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बहुत से लोगों की पहचान बनी है इनके पास आने से, मैं ये कहूँगा। सो किंग मेकर फॉर दैट, आई मस्ट से दैट। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं शुएब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं आपसे कि रमज़ान में कैसा कंटेंट होना चाहिए, तो मशवरे आपको दे रहे होते हैं। कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है रमज़ान में? अच्छा, रमज़ान में ना बड़ा स्पेसिफिक सा कंटेंट है, या तो खाना पीना है या फिर रिलीजियस है। वो तब अली, बस आजकल तो यही चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। तो इट्स लिमिटेड, आई थिंक चॉइसेस आर लिमिटेड बिकॉज वी हैव टू बी केयरफुल। हम किसी के सेंटिमेंट्स को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि लोग बड़े सेंसिटिव हैं और वैसे भी रिलीजियस मामला है, तो हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं। सो फिर आप कंटेंट पे हाथ होला रखते हैं? हाथ होला रखते हैं, कंटेंट में भी हाथ होला रखते हैं, खाने पीने में। आई वाज अबाउट टू से कि खाने में भी हाथ होला रखा जा रहा है। नहीं, फैसलाबादी तो हाथ होला रख नहीं सकते ना। लग नहीं रहा वैसे, पिछली बार की निस्बत इस बार लग रहा है कि खूब, मतलब मैंने ना लास्ट ईयर नहीं 2 साल पहले ना एक पोइट्री लिखी थी और मैंने वीडियो बनाई थी करतारपुरा जो है ना पिंडी में। बिल्कुल। तो उसके स्टार्ट कुछ ऐसा था कि ना मैं हमजा सैफ सजना, ना मैं हमजा पट्टी, पलियों रोटी खा के अपा सारी जिंदगी कट्टी। तो 2 साल पहले चूँकि एज एन इन्फ्लुएंसर मैं नहीं काम कर रहा था, मैं इस साल में सोच रहा था कुछ लिखूं ऐसा। फिर मैंने सोचा ये क्लेम तो अब मैं नहीं कर सकता। अब तो ज़ाहिर नाम है माशाल्लाह आपका। हाँ, अब जो है ना इन्विटेशन बहुत ज़्यादा आती हैं, अब ये इम्तिहान है। आप जाना भी चाहते हैं और आप ज़्यादा खाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने बहुत सारा खाना आता है, आप रोक भी नहीं सकते खुद से। सो ये असल इम्तिहान है। अच्छा, इफ्तार के टाइम पे तो वाकई बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि आपके सामने इतना अच्छा खाना हो, सुबह से आपने रोज़ा रखा हुआ है, एंड देन इफ्तारी के टाइम पे यू कांट रेजिस्ट, आई कांट। मैं अभी कह सकता हूँ कि रात को ना हम आपने गए पिंडी में चांदनी चौक में जो है ना, तो रात को दोस्तों ने प्लान बनाया, हम लोग वहाँ चले गए। मीटअप था प्रॉब्ली। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का, क्रिएटर्स का मीटअप था, हमजा भट्टी ने करवाया था अपनी भट्टी बिरयानी पर। तो हम लोग वहाँ चले गए एंड मैं समझ ले बूफे करके आया वहाँ पे। मैं करने गया था नाश्ता, लेकिन थोड़ा हर दुकान से उन्होंने कोई इधर से खींच रहे, उधर से, वो खाते मैं यहाँ तक आ गया था। और जो हम खाने गए तो हम खा कर नहीं चखने में ही मामला, चखने में आप फुल हो गए, जो असल में खाना था आपने वो नहीं खाया, वो मिस हो गया। वैसे सहरी इफ्तारी में उमर का फेवरेट फूड कौन सा है? अ मस्ट फूड एंड सहरी एंड इफ्तारी ऑफ उमर सलीम। यार मुझे सहरी में पसंद तो पराठा है, लेकिन डाइट की वजह से मैं जो है ना वो रोटी खाता हूँ, और साथ में कीमा हो जाए तो क्या ही बात है। ठीक, दाल भी चलती है। पराठा और कीमा फेवरेट है। मतलब यूजुअली होता ये कि इस तरह खाने के बाद ना आपको जिम भी लगानी पड़ती है, तो उसमें हम दोनों ही जो हैं वो सुस्त ऐसे वैसे सुस्त हैं। हमें बड़े अच्छे बहाने बनाने आते हैं। एक शादीशुदा आदमी वैसे बहुत अच्छे बहाने बनाता है, उसको प्रैक्टिस होती है, तो फिर वो प्रैक्टिस हमारी जिम के तौर पे भी काम आती है कि मैं जिम क्यों नहीं जाना चाहता। ओके, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो बेगम अभी कहने वाली हैं कि ये कर दो, इसलिए नहीं, कहानी होता। हाँ, हम देखो जो बेगम का कंधा है ऑलवेज देयर, वहाँ पे रख के आप चला सकते हैं। वो बेगम का ये मसला, बेगम का वो मसला, बेगम का ये काम, बेगम का वो काम। आप लोगों ने ना बेगम को ऐसे बदनाम कर दिया ना, बेगमात को, कि इंसान क्या कहे आप लोगों को। नहीं, कभी कभी ऐसा होता भी है ना, काम कह भी देती हैं आप। कभी ना, रोज क्या होता है आप लोगों को जिम जाते हुए? अच्छा, मेरा मौजू चेंज करो।
मुझे किधर फंसा दिया? डोमेस्टिक वायलेंस शुरू नहीं, कर आज मैंने तेरे डोमेस्टिक सही कहते हैं ना, बहनें करती नहीं है, भाइयों पे जुल्म करती हैं। नहीं, आज मैंने ये सोचा है कि आप बताएं ना, आप मैं औरतों की साइड ले लेता हूँ। आप बताएं आपने कितनी बार बर्तन धोए हैं, खाना बनाया सहरी में, बताएं जरा। भाभी There you go. बेगम एक ये शो मिनट, देख रही आपने होंगी। कितनी बार किया है? ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ भाई, सच्ची बात। गुड कभी नहीं। वेरी नाइस, मैं आई एम हम एक एंजॉयिंग। पेज पे हैं दोनों। ये अफसोस की बात है बाय द वे, अच्छी बात नहीं ये है। कोई अच्छी बात नहीं है। सुन्नत तो ये है कि घर में हाथ बटाया ये जाए। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैं रजिस्टर करती हूँ इस बात। हाँ वही ना, हाथ एक बटाना मिनट रुक चाहिए। जाओ उमर, आपने कितनी बार सहरी बनाई है? हम वहाँ में सभी नंगे। क्या किसी ने कुछ नहीं है, वो लंबे लंबे वाज और नसीहतें और सब कुछ चल रहा है। कम से कम मैंने पराठों की फरमाइशें भी नहीं की कहीं पे। हाँ। क्या खाया था? पिज्जा। नहीं मैं तो वो कहते हैं ना, दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। नहीं मैं तो ऐसी सादी सी बंदी हूँ। अगर पिछले रात सादी सी निहारी खा लेती है, सादी सी बिरयानी खा लेती है। सही बात है। सीरियसली आपको बता रही हूँ, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, बट अगर अफ्तारी की के दही बड़े कोई चाट वो बची हुई होती है ना, तो मैं कचौरी समोसे, मैं बेचारी उठ के ना समोसे पकोड़े जो बचे हुए होते हैं, कितनी बेचारी है, वो गरम किया उसके बाद मैं उसको खा लेती हूँ आराम से। केचप के बगैर। वो भी केचप के बगैर। अब देखिए ना, बचे हुए इसलिए खाते हैं ताकि ये ना कभी मैंने स्पेशल नहीं बनवाए थे, हाँ, तो इसलिए बचा मैं हुआ बर्तन ही खा धोऊंगी। मैं तो कहती हूँ, मैं तो मतलब मैंने वैसे क्या किया बर्तन धोए है? हैं मैंने कभी? कुछ बनवाया नहीं तो बर्तन कैसे? कभी धोए हैं Exactly, बर्तन? that's the whole point. कभी धोए हैं बर्तन? नहीं वो नहीं, तो कहती कभी ना कभी मैंने हमने धोए कभी ना होंगे, I कभी don't धोए हैं remember। उमर। हाँ, वो नहीं, कहती I थी don't भाई देखिए, मैं remember। तो पहले टुकड़ों पे पल रही हूँ, मैं ये मेरे लिए इतनी सजा काफी है। I'm eating left. बेचारी बासी समोसे खा रही है। ये मेरे पे क्यों हवाई फायर होने शुरू लगे किसने थे? किया था? आप दोनों ने एक दूसरे पे, मैं तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग योर कन्वर्सेशन एंड लुक एट यू। आपने खुद इसमें टांग अड़ाई थी। हाँ चले, मैं बाय द तो वे अभी- चेंज कर लेते हैं। अब हम change, अटैक, हाँ। डबल अटैक फेंकेंगे, हाँ हम ना। मिसोजिनी बहुत ज्यादा हो गई है। यू नेवर नो, ये कह भी सकती क्या है, कहूं? हाईली फेमिनिस्ट। ओह नाइस। भाई आई बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, दैट्स इट। आई थिंक आप भी इस पे बिलीव मैं करते बिलीव हैं, इन यू आर आल्सो अ दैट, फेमिनिस्ट। इक्वालिटी एंड इक्विटी पे मैं आप बिलीव भी Exactly, बिलीव बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल, ना, I so believe obviously that. you are also feminist। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चलो, दैट्स ग्रेट। उमर, अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी चूंकि रमजान में थोड़ा सा कंटेंट कम भी आ रहा है, आप अपने टाइम एंजॉय भी कर रहे हैं, फैमिली टाइम ज़्यादा हो गया है या वो उसी तरह से मुतासिर है जैसे पहले मुतासिर था? फैमिली टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है बढ़ ना, जाता है। डेफिनेटली आप फैमिली के साथ थोड़ा टाइम is स्पेंड good. करते हैं, या क्योंकि आप यूजुअली होता है कि इफ्तारी के बाद घर आ जाते हैं, देन यू आर एट होम। बिल्कुल। तो बल्कि मैं भी सोच रहा था कि कुछ इस पर ही कंटेंट बनाया जाए, और एक मैंने ऑलरेडी बनाया भी है। आप हमारे साथ वो लास्ट शो जो हमने किया था उसमें काम वाली मासी आई थी, बिस्मा। हाँ, उसका हमने पार्ट 2 किया ओके विद रमजान एडिशन। ओके तो वो कल फ्राइडे है, तो कल वो अपलोड होगा। ओके तो उस पर बहुत सारे राजों पे चुका है? नहीं होगा, अच्छा okay। हाँ हो गया है, हो गया है। हो गया ना, हो गया, आप भूल गए थे, हो गया। हाँ हो गया है। तो उसको आपने देखना है, उसमें मैंने बहुत सारे राजों पे पर्दा उठाया है। और Okay. इसमें ज़्यादा जोर इस बात पे दिया है कि आमतौर पे हमारे घर पे जो काम करती हैं, हमारे हेल्प करवाती हैं, तो उनका हक ज़्यादा बनता है जब आप सदका ज़कात वगैरह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके करीब रिश्तेदार हैं, उसके बाद आपके करीबी जो हमसाए हैं, फिर आपके साथ जो काम करते हैं, और फिर वो आते हैं जो कि प्रोफेशनल है, जो बल्कि उनका तो मेरे ख्याल में हक नहीं बनता, लोगों का हक खाते हैं। तो इस मौजू के ऊपर मैंने वो एक बनाया ताकि लोग थोड़ा एहसास करें। और यूजुअली क्या होता है कि हम राशन देते हैं, और राशन देते हुए हम कोशिश करते हैं कि वो राशन नहीं देते जो हम खाते हैं, हम कहते हैं कोई सस्ता सा एक पैकेज बना कर दे दो, तो उन्होंने तो खा ही लेना है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, तो वो चीज़ भी हमें तो देखनी हालांकि चाहिए। ये देखें ना, और दीन कहता है जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, सिर्फ मुसलमान भाई को वही चीज़ दो। तो आपने बड़ा अच्छा मैसेज भी इस कंटेंट के थ्रू दिया होगा, आई एम श्योर। जिस तरह हम देखते हैं, इससे एंटरटेनमेंट अपनी जगह होती है, बट एट द सेम टाइम मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हंजला लाशारी को भी बुलाया था हमारे शो में, वो भी आए थे और बड़ा हमने एंजॉय किया उनके साथ। ही इज़ वंडरफुल पर्सन। उनके साथ जो हालांकि वो बड़ा गिला कर रहे हैं, हाँ किस बात का कहते हैं ऐसी परसेप्शन डेवलप हुई है उसके बाद मेरी। हाँ वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं उमर पॉडकास्ट बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया, व्यूज़ भी अच्छे आए, गालियाँ बहुत पड़ी। और हमने एक मशवरा भी दिया है, हमने कहा कि उमर से क्या आप एक और करें पॉडकास्ट किसी और ऐसे कैरेक्टर के साथ कि वो पिछला कैरेक्टर लोग भूल जाएं। इतना बुरा हो कि पिछला कम हो क्या इतना बुरा हो गया? इतना बुरा हो। हंसला इतना बुरा काम नहीं करते उमर। कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे आग लगाने दे थोड़ी सी। अच्छा अच्छा।
कि वो इतना अगले जैसे होता है ना, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आने वाला जब नया आता है वो पहले वाला लोग भूल जाते हैं, वो अच्छा था, वो अच्छा था। तो इस तरह का हम करते हैं कुछ। अच्छा, हाउ डू यू पिक समबडी कि अच्छा इसको अब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने पॉडकास्ट में एक कैरेक्टर के साथ? उसमें ना 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हम कोई पॉडकास्ट करें तो मुझे नेक्स्ट पर्सन की इनपुट भी मिले। ठीक है। तो हुआ ये कि मैंने स्टार्ट में जब मेरे पास कोई इतने गेस्ट नहीं थे, कोई आना भी नहीं चाहता था मेरे पॉडकास्ट में, तो मैं लोगों के तरले मिनते करता था कि आ जाओ मेरे पॉडकास्ट में, आ जाओ। स्टार्ट में लिया था अपने जो टीम मेंबर्स हैं जो हमारे साथ वो फ्रीलांसिंग का वीडियोस बनाते हैं ना, तो स्टार्ट उनसे लिया था। आफ्टर दैट आई नीडेड कैरेक्टर्स, तो मैंने रैंडमली लोगों से, किसी ने मुझे इनबॉक्स किया मैं आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ, तो आ जाओ, उनको बुला लिया। और स्टार्ट में मैंने देखा कि बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट डिस्कार्ड किए बनाकर, मुझे लगा नहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज, मुझे आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है। सो मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया। तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि अगर कोई पॉडकास्ट में मेरे आना चाहता है ना, एक तो उसकी इनपुट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जिसको मैं कहता हूँ इम्प्रोवाइजेशन, एक स्क्रिप्ट है और एक इम्प्रोवाइजेशन वो होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो परफॉर्मर हो। ऐसा ना हो कि मुझे एक चांस दे दें, मैं आपको करके दिखा दूंगा। मैंने बड़े लोगों को चांस दिया लेकिन वो टाइम वेस्ट होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि आप हम ऐसे बातें कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। जैसे कैमरा ऑन होता है, आपके ऊपर लाइट पड़ती है एंड यू वो ऑफ हो जाते हैं। नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू बिकम कॉन्शियस। जब आप कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, यू कैन नॉट एक्ट। जब आप एक्ट नहीं कर सकते तो परफॉर्मेंस बाहर नहीं आती है। इवन तो आप उस तरह बहुत अच्छे जो ना हो सकते हैं। ठीक है। और फिर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो फिल्मदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं और स्क्रिप्ट पे नहीं कर सकते, और फिर वो होते हैं जो स्क्रिप्ट अच्छा कर लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। दोनों ही चैलेंजिंग है। दोनों ही चैलेंजिंग है। हाँ, फिर हम उस हिसाब से स्क्रिप्ट जो है ना डिज़ाइन करते हैं। अभी मैंने 3 क्राइटेरिया रखे हैं। या तो आप भाई ऑलरेडी फेमस हो, पहला क्राइटेरिया। तो उसकी वजह है ना, उसमें मेरा लालच ये होता है कि हमारे जो क्रॉस शेयरिंग होगी, फायदा होगा, जो फॉलोअर्स एक्सचेंज होंगे। दूसरा ये कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ये कि नेपोटिज्म। ओके, मजाक कर रहा हूँ। ये पड़ोस मुल्क के एक साहब हैं से आपको मैं अभी मिलवाने वाली थी, लेकिन चलिए ठीक है, नेपोटिज्म के बादशाह हैं वो तो। अच्छा। हमारे पाकिस्तान के नेपोटिज्म के बादशाह नहीं है, वो नहीं है, वो मजाक से कह रहे थे। नहीं, मजाक से कह रहे थे। अच्छा, आखिर में जरूर बताएं कि ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसको आपने ग्रो होते हुए देखा? कोई कैरेक्टर, कोई इन्फ्लुएंसर जिसको आपने मौका दिया हो और आपने उसको विद टाइम ग्रो होते हुए देखा? मल्टीपल। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं कि कोई भी ग्रो होता है ना, वो अपनी मेहनत से, सही बात, और अल्लाह की मेहरबानी नो से। डाउट, लेकिन आपके सामने मतलब फर्स्ट टाइम मेरे पास अनाया आई थी। सबसे पहला पॉडकास्ट ही अनाया के साथ किया था, क्योंकि वो एज अ स्पोक्स पर्सन हमारे पास आई थी। सो शी वाज वेयरिंग फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि हमने एक फॉर्मल वीडियो शूट की थी कॉर्पोरेट की। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने कहा एक वीडियो शूट करनी है, तो शी वाज इन हरी, नहीं मैं जाना है। मैं क्या छोटी सी वीडियो है, सो व्हाट कैन वी डू विद दिस ड्रेसिंग? तो मैंने कहा एक बिजनेस वुमेन टाइप लग रही थी, तो हम वो कर लेते हैं। तो वही मौके पर स्क्रिप्ट बनाया, वो हमने कर दिया, वो सुबह डाला और अगले दिन वो मिलियंस में चला गया। हालांकि मेरा पेज बिल्कुल न्यू था, राइट। तो उससे मैंने स्टार्ट लिया था एंड शी हैड ओनली आई थिंक 250 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अकाउंट वाज प्राइवेट। एंड जब हमने उसके साथ सेकंड किया पॉडकास्ट, तो मैंने उसे बोला कि आप उसको पब्लिक कर लो। सो शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, फैमिली रिलेटेड थिंग्स एंड दैट, बट हाँ समहाउ उसके जो फ्रेंड्स उन्होंने भी कन्विंस किया कि तुम कर लो। एंड शी ग्रू सो मच फास्ट। शी इज लाइक नाउ 200K के आसपास हैं। नाइस, वेरी नाइस। यस 2 सालों में प्रॉब्ली। यस, 2 सालों में। सो इट्स ह्यूज। और इसी तरह से बिस्मा, yes, वो तो हमने was already famous. She was already doing TikTok, but the recognition she got, and मैं नहीं कह रहा वो कहती है, क्योंकि ये अल्लाह की ज़ात होती है देने वाली इज्जत किसी को भी। देखिए, किसी को प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना उमर की बहुत बड़ी बात होती है। ज़ाहिर है बिस्मा की अभी हमने देखी, एंड सो मेनी अदर टैलेंटेड पीपल जो कि इनके पॉडकास्ट में आए उमर के, एंड खुद भी अपनी अपनी कैपेसिटी में से पॉडकास्ट जिन्होंने सीखा एंड इनफैक्ट जो अपनी अपनी कैपेसिटी में कोई भी काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि टैलेंट जो है वो आगे जाए। उमर बहुत हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी रिसेंटली मुझे कॉल भी आई थी कनाडा से। तो कोई फिल्म मेकर था, तो वो कह रहा था आपकी पॉडकास्ट देखी थी बिस्मा के साथ, तो मैं एक कैरेक्टर के लिए उसको कास्ट करना चाह रहा हूँ, एक मूवी हम बना रहे हैं। नाइस। या सिमिलरली अरीबा
Yes. अरीबा को माशाल्लाह काफ़ी उसके बाद, क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसको मिले थे उस एक्टिंग की बेस पे, वो बहुत ज़्यादा वायरल चली गई थी। इसी तरह जावेरिया है, सो जावेरिया के भी आई थिंक कम ही थे फॉलोअर्स एंड शी ग्रो अप सो फास्ट। ग्रेट। या तो मतलब अच्छा लड़कियां ने ग्रो किया है, मुझे समझ नहीं आ रही लड़के क्यों नहीं करते। I was about to ask this for you as well कि मुझे इतना उम्र के आप खुद ड्रामे में कब आ रहे हैं? मैं हाँ, ऑफर आई एक्टिंग की? यस आई थी, तो बट इट वाज नॉट, मुझे लग रहा था कि आई कुड डू बेटर। ओके। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको रेजिस्ट किया था, बिकॉज उस टाइम आई वाज थिंकिंग कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, Alright. बट राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टीम जो Okay. कि मेरा काम Manage कर रही लेती है। अगर मैं वहाँ पे ना भी हूँ, काम मेरा चल रहा है, सो नाउ आई कैन ट्राई। सो अगर ऑफर आ जाती है तो ख्वाहिश क्या है, किसके साथ आप एक्टिंग करना चाहेंगे? फीमेल एक्ट्रेस कौन सी होगी यार मेरी फेवरेट जो है ना, जिसके वो- साथ आप हीरो आना चाहते हैं? उमर किसके हीरो तो बनना नहीं मैं चाहते आ हैं? सकता, वो सबा कमर है। नहीं आ सकते उनके साथ भी, हाँ, आपके हाँ। डिफरेंट हाँ, रोल्स एक होते थी, हैं हाँ वो ड्रामे में। बहुत यंग दिखती हैं, मतलब एज वाइज जितनी एज है उनसे बहुत बाकी बुरी लगती है? वेरी नहीं ग्रेसफुल। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अगर ऐसे फैलता फूलता रहा तो मैं भी जल्द 40 का लगने लगा। तो बेगम को ना बहाने बेगम के बनाने फिर बंद कर दें आप दोनों ही। इनको तो खैर जरूरत नहीं है, आई डोंट नो किस चक्की का आटा ये खाते हैं। शुएब की तो मुझे समझ नहीं आती, शुएब को नहीं कम लगता। खाता हूँ, किस चक्की का आटा नहीं खाता, कम अल्लाह खाता ही हूँ। ईट्स अ लॉट। I'm not। हाँ देखो हम हलाल खाते हैं अपने हम भी हलाल खाते हैं उमर भाई, ना करें। नहीं मतलब नाज़रीन, ये अपने मामला पैसों बहुत से आगे खाते निकल हैं। रहा है, ये मामला बहुत आगे निकल रहा है। इस मामले रोकना को भी यहाँ पड़ेगा, पे thank you रोकना very पड़ेगा, much। खत्म करना पड़ेगा। उमर थैंक यू सो मच, अच्छे काम करते रहे, अच्छी बातें करते रहे। खाते पीते रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुश आमदीद। हम अब खेल रहे हैं चूंकि हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं। दूसरा हमने इसको पकड़ा भी यहाँ से, इसने हमें पकड़ा या हमने इसे पकड़ा, ये कहानी फिर से ये कहानी फिर सही वाकई में, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि हम ये इसको पूछता हूँ बचाएं। जरा। अस्सलाम वालेकुम दुआ, क्या हाल है? दुआ मैंने और सबीना आंटी ने आपको पकड़ा या आपने हमें पकड़ा हुआ है? मैंने पकड़ा। दुआ ने हमें पकड़ा हुआ है, दैट्स नाइस। अच्छा मोहम्मद, गेम खेलनी थी हमने आज, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नीचे उतर दुआ दुआ दुआ। अब नहीं खेलनी? अभी खेलें, कैसे खेलने? ऐसे खड़े हो ना, या मैं मोहम्मद, ए दुआ मोहम्मद इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ चले। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। ओए पावरफुल, आ जाए। अच्छा आज हम जरा इससे मुताबिक बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि ज़ैनब के पापा के सेगमेंट वीडियो के बगैर, उस पैगाम के बगैर अधूरा है। चलें ज़ैनब के पापा जल्दी कर लें, आज दुआ और मोहम्मद का मैच भी है। आप दुआ को तैयार करें, मैं मोहम्मद को देखता हूँ। ओवर की आखिरी बॉल है दुआ, और जीतने के लिए 5 रन चाहिए। मामा जी आप परेशान ना हो, मैं छक्का लगा दूंगी। मोहम्मद यार आज हर हाल में हमें जीतना है, वरना शाम का खाना हमें बनाना पड़ेगा। अब हम जीत जाए थे। अल्लाह अकबर। शाबाश दुआ बेटा शाबाश। शाबाश मेरा शेर मोहम्मद। दुआयो शलीलाली। सदाई मोहम्मद है। यार भी था दुआयो शलीलाली। वीडियो आपने देखी, तो आज इससे मुताबिक तो बात हम करेंगे करेंगे, लेकिन आज हम बच्चों के साथ कुछ गेम्स भी खेलेंगे। पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप लोग? सलाम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आपने मोहम्मद को कुछ सिखा दिया आज। मोहम्मद को हमने गेम सिखाई और मैंने मोहम्मद ने गेम खेला। अच्छा मोहम्मद ने बड़े पावरफुल अंदाज से मुझे पंच किया है। ये ब्रेक में मेरे साथ भी करने की कोशिश करें कर ना रहा था, मुझे दुआ, समझा ना, मुझे समझ आ गई थी कि क्या होने वाला है। Please try। दुआ अच्छा खेलेंगे आजा आपके दुआ साथ। के साथ जोर के निकल। मोहम्मद इस ऐसे तरफ से आए, नहीं, बेटे, पहले इस ऐसे ऐसे, ना 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 ना, नहीं पहले सलाम। ऐसे नहीं फिर पैसला। ऐसे। अच्छा पहले सलाम, हाँ, आप बैठे बैठे इधर उधर ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो गया, फिर हम दिखाएं। ये लें जी, पहले सलाम, यस फिर ऐसे, फिर ऐसे। आप मारो आहिस्ता से, आहिस्ता से। और अब सीधा वाला। हाय, हाय, हाय। ये दुआ तेज नहीं। हाँ दोबारा नो मेरी रिंग है और दुआ को वो लग जानी है। दुआ ऐसा करो, आप पापा से खेल के आओ जरा, आपको आप तो ये समझ आ गई है ना जरा। आप देखते हैं अर्शद भाई मोहम्मद खेल रहे हैं। चोट लगी, फिर मैं रो जाऊं। ऐसे, फिर आप चाहती हैं मैं रो जाऊं? फिर ऐसे, फिर जा रही। आराम से जोर से आराम मार। से। मामा के साथ भी खेल के आनी है। लो जब दुआ आ गई जी। पहले ऐसे, ऐसे। फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब मैं भी
अच्छा, दुआ और मोहम्मद अब बहुत शरारती होते जा रहे हैं मजीद, हम ये जरूर कहेंगे। अच्छा चलो, गेम्स हम खेलेंगे सो खेलेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा अपने बचपन की बात भी करते हैं और थोड़ी सी जरा यादें ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। हमारा बचपन कैसा था? लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन में अरशद भाई से। बचपन की कोई याद शेयर करें, बचपन में और आज में क्या फ़र्क है? बचपन में हम अपनी मर्जी करते थे, जिस तरह ये कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि हम इधर क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। तो बचपन में हमारा भी ऐसा ही गुजरा है, शरारतें करते हुए, खेलते कूदते उछलते, माँ बाप को तंग करते हुए और घर में बाहर वक्त गुजारते हुए, दोस्तों के साथ खेलते हुए, नानी नाना के घर जाते हुए, ईद मनाते हुए, वो पुरानी वो लस्सी और दही पीते खाते हुए, अचार के साथ खाना खाते हुए, झूले पींग पे झूले लेते हुए, टांगे पे सवारी करते हुए। तो इस तरह के बड़े माहौल हमने देखे हैं। चोटें भी खाई हैं? चोटें भी लगी हैं, मारें भी खाई हैं। किससे मार खाई है? अम्मा जान बड़ा मारते थे हमें। हाँ, तो मेरा ख्याल में उन्हीं की मार की वजह से ही है कि हम आज इंसान के बच्चे बने हुए हैं, सुधरे हुए हैं। तो अम्मा जान ने हमारी तरबियत का बड़े ख्याल रखा माशाल्लाह। हाँ, बड़ा सख्त तबीयत थी? अब नहीं है सख्त, मेरा ख्याल में सख्त नहीं थे, लेकिन ये है कि क्योंकि वो ना अपने रिश्तेदारों में रहते थे और अम्मा जान को ना ये खुसूसन स्पेशल कोई शौक था बच्चों को साफ सुथरा रखना। ओके। और उसके बाद कुछ शरारत ना बच्चा करे। ओके। इससे पास जो लामा कोई ना आए। हाँ। बलामा ना आए। अरे डिसिप्लिन थी काफी और चाहती थी बच्चे भी डिसिप्लिन रहे। अम्मा जान को लामे से बड़ा डर लगता था, शिकायत ना। मुझे नहीं पता, मैं पूछना चाहती थी लांबा क्या होता है? बलामा बलामा क्या होता है? ये शिकायत ना, बाहर से कोई शिकायत ना लेके आए बच्चे की। आपको कैसे पता? हाँ, पंजाबी हूँ मैं ज़बीन का मौत। ये पंजाबी की तो ये बड़ा कोई यूनिक वर्ड है, इतना आम बोला जाता है पंजाबी में। लामा लामा नहीं बोला जाता है, लामा बोला जाता है, बोला जाता है। आई मीन चूंकि मेरे फादर सियालकोट से, तो इसलिए हमारा अच्छा, वो शायद इसलिए कि इलाके की जुबान, इलाके की वजह से भी। शायद पंजाबी में किसी और इलाके में इसको कुछ और कहते हैं। हमारे उधर इसको शिकायत को, किसी बच्चे की शिकायत आ जाए ना बाहर से, उसको लामे कहते हैं। लामा ना आए, ये बात सही तेरा है। लामा ना आए, जो मर्जी का। तो ये था कि हमारे लामे भी आते रहते थे और हमने क्या करना, अम्मा जान ने हमें स्कूल भेजना। सही है। तो स्कूल में आपको पता है पहले ज़माने में ये नहीं था होता भाई मार नहीं प्यार, पहले तो होता था प्यार मार नहीं मार ही मार मार ही मार, देह मार 4.5। तो हमने अपने वो बस्ते जो बैग थे वो जाते हुए खेतों में फेंक देने और या आते हुए फेंक देने। सही सही। तो वो किताबें जो थी बड़ी मुश्किल, हालात इतने माड़े थे, वो अम्मा जान अब्बा जान ले पाते थे बड़ी मुश्किल। तो हमने इसको ना वो ऐसे ही उस्तादों की मार से बचने के लिए कि भाई वो मेरा तो बैग ही नहीं है, ओके, और घर में आके कहना कि बैग गुम हो गया, और स्कूल जाके कहना बैग गुम हो गया। पढ़ाई से भागते अच्छा, थे। अब वाकई पता नहीं आज के बच्चे ये वाला टाइम एंजॉय करते हैं कि नहीं करते। भाभी, आपका बचपन कैसा था? क्या चीजें जो कि आज आपको याद आती हैं? बचपन कैसा कोई था? अम्मा जान की कोई बात, कोई अब्बा जान का वाकया, कोई खाना पीना, कोई आपने स्कूल बैग फेंका हो? नहीं, इस तरह की कोई हरकत नहीं की बेगम मैंने। मेरे ख्याल में शायद इसीलिए 10 पास कर नहीं, गई और नहीं, मैं वो- नहीं 10 भी नहीं कर पाया। नहीं, इस तरह की तो नहीं होती। वैसे पहले के जो दिन थे ना बचपन के, माँ बाप के साथ रहना, जो गुजरा हुआ वक्त है बहन भाइयों के साथ, वो अब बड़ा याद आता है। जाहिर बात है, बड़ा प्यारा वक्त होता है भाभी। जी बिल्कुल ऐसी बात। आपके तो वला में नहीं आए कभी? नहीं, कोई ऐसी शरारत आपने की हो? बहन भाई करते थे शरारत? आप वलामा बोल रहे हैं, वो लामा बोल रहे हैं। बेसिकली द वर्ड इज वलामा, लेकिन वो यूज होता है लामा हो जाता है। लामा तो जी, जी। मतलब गलत तो लामा है। हाँ, लामा। जी जी। क्या मतलब बहुत कैजुअल नहीं, होता हम आज एक नया लफ्ज सीखना चाह रहे हैं ना, तो ओके, हम सिखाते हैं आपको हर लामा। आइंदा मैं ये कहूंगी आपके बहुत आपका मैं लामा लगाऊंगी जाके। नहीं, आपका लामा है। अच्छा, आपका बेगम नाम को ना आने में अपने वालिद साहब की बहुत याद आती है जी। क्योंकि वो एक तो इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा इनके वालिद जो थे वो भी मेरी तरह घर के काम बड़े करते थे। अच्छा, पाए पका लिए, सही खाना वगैरह बनाना, ओके जो चीज़ मांगनी वो ला के देना, ओके। और आज उनकी बहुत याद आती है और जाहिर मेरी है यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में लाहौर आला रहते मकाम थे, अता करे। निहारी खाना, और लाहौर की ये मेरा ख्याल है वो चाट और ये हलीम दही वगैरह। भल्ले जी। और आपको वो ऐसा लगा कि मामू से खीर। डांट पड़ी थी कभी जब वो छोटे थे? मामू से हाँ। नहीं, मामू से नहीं पड़ी थी, बल्कि एक दफा ना मुझे टीचर ने बहुत मारा था हैं? तो मामू मेरे घर आए हुए थे, अच्छा, तो वो टीचर को मारने स्कूल गए। तो स्कूल से जो वो उस्ताद थे वो उन्होंने अपनी साइकिल पकड़ी, तो पता चल गया उन्हें कि
कोई मुझे मारने आ रहा है तो वो पहले ही अपने घर वापस निकल गए। यानी मामू बड़ा प्यार करते थे अच्छा, आप। इतने पोजेसिव थे आपके बारे में दीदी? कोई इतने मतलब इतना ख्याल रखते थे कि कोई कुछ ना कहे। हाँ, मामू जो थे वो मामू में बड़े भी थे और अम्मी के साथ, क्योंकि अम्मी भी बहनों में बड़ी थी। सही से। हाँ, तो इनका आपस में थोड़ा बाकियों की निस्बत ज़्यादा बड़े प्यार थे ना, था, बहन भी बड़ी और आते भाई भी जाते बड़े। रहते थे, तो इसी वजह से थोड़ा बच्चों, एक दूसरे के बच्चों से भी ज़्यादा प्यार था। ओके। अच्छा, वो देखिए ना, फैमिलीज कनेक्टेड होती थी उस जमाने में, मतलब ज्यादा कनेक्टेड होती है। अब भी कनेक्शन जरूर है, कनेक्शन के तरीका कार बदल चुका है, लेकिन कनेक्टेड होती थी। उससे ये होता था कि कम से कम ना हाँ। एक ख्याल भी होता था, अटैचमेंट भी ज़्यादा हो पा रही होती थी। अच्छा, अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया ना कि आपको रिश्तेदारों के पास जाने के बजाय ये हो जाता था कि आप कॉल कर दें, कम्युनिकेशन का एक जरिया। और उस ज़माने में तो ख़त लिखे जाते थे। आपने खत लिखे वैसे अर्शद भाई कभी? खत लिखते थे, वो ईद कार्ड होते थे। हाँ, और क्योंकि अब ईद भी आएगी तो हम यही सोच रहे हैं कि वो हमारे तो ये था कि पूरा शेर हमने नए शेर याद किए हुए होते थे ईद का। आपका पसंदीदा शेर कौन सा था जो आप ईद कार्ड पे लिखते थे? मेरा पसंदीदा जो शेर था, डब्बे में डब्बा? नहीं डब्बे में डब्बा, डब्बे में शेर, वो एक दही वाला होता था बेगम। क्या? वो पता नहीं, लगा दही, पता नहीं इस तरह का कोई होता नहीं, था। हम तो लिखते थे, जो अभी भी याद है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में में एक मेरा शेर। दोस्त लाखों में एक, ला- मेरी दोस्त लाखों में एक, हमें हाँ, बड़े ये ईद कार्ड वाला जमाना होता, वो एक और इससे पुराना जमाना होता था, खत लिख के कबूतर को देना। हाँ, कबूतर ले जाता था। और हमारा जो बचपन था उसमें भी ये मोबाइल नहीं था। Yes. ये मोबाइल तो आया अभी ये अभी कुछ सस्ता हुआ था। हाँ, तो खत लिखते थे, हम भी लिखते थे। और जो सबसे जल्दी जाता था उसको मेरा ख्याल तार कहते थे। यस, हाँ, तार कहते जल्दी जो पहुंच जाता था। तो खत मैंने खुद बड़े लिखे थे और मैं बेगम को ही लिखता था खत। हाँ, क्यों लिखे बेगम? भाभी आप खत अर्शद भाई ने आपको? जी जी। हाँ, नहीं। तो ये खतो खिताब पहला खत भाभी को कब लिखा था? ये मेरा ख्याल है आज से 25 साल पहले की बात है। क्यों बेगम? 25 साल। हाँ, 25 साल पहले आपने पहला खत लिखा था भाभी को। शादी को 20 साल हुए हैं अभी। शादी के 20 साल हुए। मैं खैर आज जरा खत लिखवाते हैं, लेकिन आपस में नहीं लिखना खत। आपने आपके पास हमने लिखवाए भी ऑलरेडी अर्शद भाई, वहाँ पे आपके पास एक पेपर और फाइल है, भाभी आपके पास भी अच्छा, ये है हमारे लिए। लेकिन आपने लिखना है, आपने दोनों अपनी वालिदा को खत लिखना है। मैंने भी अपनी अम्मी को, आपने अपनी अम्मी को खत लिखना है, भाभी आपने अपनी अम्मी को खत लिखना है। इस दौरान आप कंटिन्यू करें खत लिखना। हम बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हैं जरा, कि हमारे पास ना यहाँ पे गरम अंडे पड़े हुए हैं। ये मोहम्मद जैनब और दुआ छीलेंगे, एक एक खाऊंगा मैं। आ जाओ जैनब, आप भी मेरे पास आ जाओ बेटे, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जैनब, दुआ आ जाओ बेटे, आपके पास है? आए जी। मैंने दी थी आपको। एक अभी नहीं, ये आपका दुआ थी। जी। अच्छा, इकट्ठे अब 1 2 3 छीलना शुरू करें। जितनी देर में आप अंडे छीलेंगे उतनी देर में हम देखते हैं कि अर्शद भाई और भाभी अपनी अपनी वालिदा को खत में क्या लिखते और हैं। थोड़ा तेज तेज लिखेंगे, है ना? हाँ, तेज वैसे- लिखेंगे सभी, लेकिन अच्छा, अब ये मैं देखिए- अभी देखिए शोएब, लिखने की बात जहाँ पर, अगर मुझे कोई कहे कि अगर आप तेज से खाते ना लिखते, क्योंकि हमारी वो राइटिंग की जो आदत है ना, वो वैसे ही खत्म हो गई है फोन आने के बाद और टाइप करने के बाद। दैट्स वेरी ट्रू। हाँ। अच्छा, मुझे याद है एक दफ़ा जब मैंने जो खत लिखा, क्योंकि खत का ज़माना है तो पुराना ही, लेकिन मैं बोर्डिंग स्कूल में गया था सबीन। That was back in 2009 नहीं 2007 या। तो अच्छा, हमें ये लगता था कि खत कोई पढ़ लेता है। सही। हमें लगता था ये बोर्डिंग स्कूल में कि अगर हम लिखेंगे मैं सीनियर्स खत पढ़ लेंगे और फिर आगे भेजेंगे। फिर आगे भेजेंगे। ठीक है। सो मैंने अब उससे पहले कॉल भाई को बताया कि अगर मैंने खत के ऊपर एक लाइन लगाई इसका मतलब है कि सब ठीक है। ठीक है। 2 लाइन मतलब सब ठीक नहीं है, और 3 लाइन लगाई तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक नहीं, मैंने ले जाओ तो। अच्छा, आपने खत में अरे वाह, जैनब और मोहम्मद तो ले आए हैं छिला वंडा। ओके, वो अभी छील रही है, इसमें ऐसी छीली फाड़ रही है अंडे को। इधर आए, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा दुआ की। आए दुआ जरा मेरे पास। नहीं बस मैं उठा लूंगा इसको बेटे। लाइन छिल गया। चले जी, हो गया। इधर आए ना, अब ये देखें, ये छील लिया। दुआ मैं खिलाऊंगा बेटे, चलो। आप नहीं खाते? आप भी जरा, आप भी खाओ, तीनों खाओ एक एक अंडा। आप खाएं बेटे, खाओ। चलें जी, नाइस, शाबाश। क्या बात है, तीनों कंपटीशन जीत गए भाई। और अंडा खाने का कंपटीशन। हाँ, मोहम्मद ने सबसे पहले छीला था। मोहम्मद की बहुत प्रैक्टिस है, इसका मतलब मोहम्मद ज्यादा काम करता होता है। तो आज का विनर मोहम्मद हुआ आज की गेम का, और दुआ भी है, दुआ भी है। ऐसे ही है।
और ये खत लिखा जा रहा है। अच्छा मेरा ख्याल है भाभी का खत मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, ऐसे ही भाभी? जी जी। चलो यूँ का जब तक अरशद भाई आप खत मुकम्मल कर लें तो जैनब हमें पढ़ के सुनाएंगी जो भाभी ने अपनी वालिदा को खत लिखा है। तो मैं माइक लेके आता हूँ जैनब आपके पास। जैनब आपने पढ़ना। आ जाए जैनब मोहम्मद और दुआ आप इस तरफ आ जाए बहुत बेटे। याद आती है, ठीक अंदर में है? रखता हूँ थोड़ा फिलहाल सा इधर। पढ़ना फिर वो, ठीक है? ये ले पढ़ना। आ जाओ मेरे पास। अस्सलाम ओ, वालेकुम गिराने अम्मी लगा। जी, मुझे आपकी मैंने भी बहुत खत याद आती लिख है, लिया, खास हम कर लिख लिया, चलें। वो बचपन की डांट, ठीक है? चले जैनब पहले पढ़ के सुनाएंगी जी, फ्रेम बना लें जैनब का। दुआ आप इधर आ जाए, मोहम्मद मेरे पास आ जाए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आप खामोशी खामोशी बेटा। थोड़ा सा पढ़ ले, मुझे आपकी वो, अब तो दुआ फिर आप कहना पापा आप नहीं जैनब नहीं पढ़ पाएगी। जैनब नहीं पढ़ पाएगी। नहीं, मैं अपना खत मैं खुद पढ़ता हूँ चले और बेगम खुद पढ़ती नहीं, है। मेरा काम खत करते हैं। भाभी का मेरा खत सबीन सबीन दे- पढ़ देती है, ठीक सबीन है? पढ़ देगी, आप खत मैं पढ़ता हूँ। जी आप चले। वाला मेरे वाला खत बल्कि आप पढ़े, चलो अरशद भाई, आप पढ़े। नहीं, इसमें ये होगा कि मैंने जो लिखा है ना वो थोड़ा आसान में पढ़ सकूंगा चले, और शायद उसमें कोई कैफियत भी बने। हाँ नहीं मैं नहीं मैं चाहती हूँ कि भाभी भी खुद पढ़े। नहीं आप पढ़ दें। मैं पढ़ूँ? देखो आप पढ़े आप भाभी वैसे पढ़ना खुद नहीं पढ़े हैं। आता है मुझे। अभी पढ़े पढ़े, चले पहले अरशद भाई आप पढ़े कुछ भी नहीं पहले। होता बेगम। हाँ चले पहले अरशद वो भाई आप। आपकी फीलिंग्स आएंगी ना। यस हाँ अरशद भाई पढ़ रहे हैं अपनी वालिदा को लिखा हुआ खत। पहले मैंने पढ़ना है पहले आप बेगम? पढ़ दें। अच्छा वो वैसे तो फर्स्ट लेडी होता अच्छा है। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, पहले भाभी पढ़े। चले मैं पढ़ता हूँ पहले। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, मैं जितना हो सकता है आपकी खिदमत करता हूँ। जाहिर है फिर भी आपकी ममता का हक अदा नहीं कर सकता, और फिर अब मेरी शादी भी हो चुकी है, बीवी बच्चों वाला हो चुका हूँ, तो लिहाजा आपकी खिदमत में कोई कमी रह जाती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका बेटा अरशद, वस्सलाम। वाह, और अच्छा अरशद ने पढ़ा, बड़े एक्सप्रेशन से, ये मानने वाली बात है। Emotions start इमोशंस, यस। वाह जबरदस्त अरशद क्या भाई। बात है। भाभी अब आपने पढ़ना है अपनी अम्मी के लिए लिखा गया खत। अच्छा मैंने पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, ख़ासकर बचपन की डांट। काश ऐसा होता कि दामाद ससुराल में रहा करते तो मैं आपकी खूब खिदमत करती। आपको पता है हम बहुत मशहूर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कहीं गुम हो चुके हैं। आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। इंशाल्लाह हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। इतना प्यारा खत है भाभी। आपकी इस पूरे खत में एक लाइन जैसे मैं पढ़ी मेरी आंखों में आंसू आ गया। आपने कहा कि काश दामाद घर में रहते होते तो मैं आपकी खिदमत करती। बेटियों को भी मौका मिलता कि बेटियों वाले इस बात को बड़ा रिलेट करेंगे। सही बात है। और वाकई ये एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए एक बहुत अजीब सी कैफियत मैं इसको ज़रूर कहूँगी। वाकई ये होती है कि शायद सारी ज़िंदगी का एक रिग्रेट रहता है कि शायद माँ बाप के उतने पास नहीं रह सके कि उनकी खिदमत उस तरह से नहीं कर सके। मैं हमेशा वही कहती हूँ ना कि जो बेटे हैं ना वो माँ बाप के पास रह के भी उनके पास मौका होता है कि वो माँ बाप के पास रहें, और वो माँ बाप के पास रह के भी उनकी खिदमत नहीं करते। एंड आई जस्ट फील लाइक कि मतलब हम बेटियाँ हम बहाने ढूंढ के माँ बाप की खिदमत के लिए जाती हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि औरत बनिस्बत मर्द के कमज़ोर है, फिर भी वो इतनी बड़ी उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार सब को छोड़ के कमज़ोर होने के बावजूद वो शोहर के घर आती है। नए माँ बाप, नए बहन भाई, नए रिश्ते और नया घर, वहाँ आके वो सेटल होती है। तो कभी उसमें उसकी खिदमत में कोताही हो जाए, कोई काम करने में देर हो जाए, या वो थकी हो, बीमार हो, तो इसमें हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। शोहर को समझना चाहिए कि मेरी बेगम, मेरी बीवी मेरे लिए मुझसे निकाह करके कितने रिश्तों को छोड़ के और किधर उसने बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, और मेरे लिए वो मेरे घर आई। तो कुछ चीज़ें उसको भी जो है ना वो बर्दाश्त करनी चाहिए बेगम की, और बेगम के काम में उसको हाथ बिठाते रहना चाहिए ताकि उसका दिल लगा रहे, मोहब्बत जो है उसकी वो बढ़ती रहे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बेगम ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपना घर छोड़ा और मेरे घर आ गई। तो यही वजह मैं अपनी बेगम से मोहब्बत करता हूँ। और काश ये आई लव यू बेगम। अरे
कमाल। ये दोबारा सब खामोशी, ये दोबारा जी। आई लव यू बेगम। खुश भाभी रहे जवाब भी दे दें। सेम टू यू। माशाल्लाह। देखें कितनी एहतियात वाला जवाब है। जबरदस्त यार, अमेजिंग। मतलब आपने दिन बना दिया, जितना जबरदस्त। ज़ैनब को क्या हुआ? ज़ैनब भी मुझे लगता है मेरा खत सुन के ना थोड़ी सी मैं परेशान वही सी काफी हो गई। देर से मैं सोच रही थी बेटी है ना, कि बड़ी emotional सेंसिटिव है। है, बड़ी इमोशनल है। कोई बात अल्लाह नहीं सब है। बेटों के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे करे, आमीन। ये वाली जो फीलिंग होती है ना शोएब, ये शायद हम बच्चियों मतलब हमारे बचपने से हमारे अंदर होती है और ये बिल्कुल गिल्ट ऐसा ही। होता है। आई डोंट नो कि कोई समझ सके ना समझ सके, दुनिया इसी तरह चलती है, अल्लाह मियाँ ने ऐसा ही पूरा निज़ाम रखा हुआ है, लेकिन ये गिल्ट हम बेटियों के दिलों में हमेशा रहता है कि हम अपने माँ बाप के पास नहीं है सारा दिन, हम उनकी खिदमत नहीं कर पा रहे। तो शायद ज़ैनब भी इसी चीज़ को फील भी कर रही हैं अभी, और जितनी बच्चियां हमारी बैठी हैं अभी सामने, आप जिस मर्जी एज की लड़कियां अभी हो गई हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग यकीनन इन तमाम फीलिंग्स को आप फील कर सक रही होंगी इस वक्त। अल्लाह करे ये दुनिया जैसे भी गुजर रही है, बच्चियों की, बेटियों की, औरतों की, जन्नत में अल्लाह इनको इनकी माँ अजर देगा, बिल्कुल ऐसे अल्लाह जन्नत पे अजर देगा। उससे पहले इंशाल्लाह ये दुनिया भी बहुत अच्छी रहे, इनके लिए हमारी दुआ भी है, कोशिश भी होनी चाहिए इसमें। थैंक यू वेरी मच भाभी, बहुत शुक्रिया। मतलब जितने सेगमेंट्स अभी तक हमने किया ना, कि आज सबसे ज्यादा मजा आया हमें। हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं जिनको आप हमारी स्क्रीन पर, हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर बहुत अरसे से देख रहे हैं। बहुत ही कामयाब शो स्टार इन स्टाइल, और अब आप समझ गए होंगे जब मैंने शो का नाम ले लिया है तो गेस्ट का नाम सीक्रेट रखने की गुंजाइश बाकी नहीं है। आसिम यार टिवाना हमारे साथ मौजूद हैं, और क्या ज़बरदस्त उनका शो है, क्या बड़े बड़े सितारे जो हैं वो स्टार इन स्टाइल जो शो है उसके अंदर वो सितारे उतरते हैं, मैं ये कहूँगी झिलमिलाते हैं। और अभी देखिए सीजन 5 उन्होंने स्टार्ट कर दिए माशाल्लाह, कामयाब सीजन्स के बाद अब सीजन 5। और इसके अलावा जब हम रीयूनियंस की बात करें, बहुत से सुपर हिट ड्रामे, तन्हाइयाँ, अनकही, छाँव, धूप किनारे, बहुत से ऐसे ड्रामे जिनकी इन्होंने रीयूनियंस करवाई हैं। वो सेरा भी इनके साथ जाते हैं। अच्छा, तो रीयूनियन की पता ना, अच्छा कोई कॉन्फ्रेंस होगी, रीयूनियन हो रहा है, माइंड में आपके ये आ रहा होता है, बट ये एक शो है जो सबको कनेक्ट करता है। तो पीटीवी के जितने एक्टर्स हैं जो काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने सुपर हिट ड्रामास दिए हैं, सो उन तमाम एक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने का सहरा इनके सर जाता है। एब्सोल्युटली। आसिम यार टिवाना इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू। एंड बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, आई एम सो ऑनर्ड कि आपके इस खूबसूरत शो में आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो और बहुत अच्छा लगा जिस तरह के आप इंट्रो में कह रहे थे। तो मेरी एक बहुत पर्सनल एक पीटीवी के साथ एक एसोसिएशन है। ग्रोइंग अप ईयर्स में आप पीटीवी देख रहे होते हैं, तो जो रीयूनियंस की बात की है, दो स्पेशल एपिसोड्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज इस तरह का काम आजकल भी नहीं हो रहा। जो सीरियल्स थे जैसे अनकही था, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, छाँव, तो वो एक लेगेसी, एक लेजेंडरी हमारे बन चुके हैं। और उन स्टार्स को दोबारा बुला के अपने शो पे कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, तो उनको बुला के एक रीयूनियन करना, दैट वाज रियली फैबुलस, और उस वक्त को याद करना, उस सेट को याद करना, उस वक्त की बातें याद करना, आई मीन बहुत सी नई बातें निकलती होंगी। बहुत, इट वाज सो इतना नॉस्टैल्जिक था, बिकॉज जैसे शहनाज शेख को मैंने इनवाइट किया, वो कहीं किसी चैनल पे नजर, वो मरीना खान के साथ जो एपिसोड थी, इट वेंट वायरल। बिल्कुल, वो हमने किया था 2022 या 21 में किया था, उसको भी अब 4 साल हो गए। बट वो बहुत मेरा एफर्ट था उसमें, क्योंकि मैं बहुत बड़े अरसे से चाह रहा था कि मैं शहनाज शेख और मरीना खान को दोबारा स्क्रीन पर ले आऊँ। एंड आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे शो पर जब वो आई तो 30 इयर्स के बाद उन दोनों ने स्क्रीन शेयर की। और उनकी सारी जो मेमोरीज थी, जो सारा एक काम करने का एक तरीका था, पीटीवी कराची सेंटर आपको पता है कि अब बहुत बेहतर हो चुका है, तो उसमें उनकी एक मेमोरीज थी। हम लोग जिस तरह मेकअप रूम में बैठे तो वो एक अलग हम लोग मेमोरीज बना रहे थे। अच्छा, वैसे में नए आइडियाज कितने आते होंगे, क्योंकि हम जब पुराने काम को याद करते हैं हम कहते हैं कि कितना ज़बरदस्त काम था, क्या टैलेंट था। अब भी यकीनन इस दौर के लिहाज से बड़ा अच्छा काम अभी भी हो रहा है,
बट देखिए उन एक्टर्स से, उन राइटर्स से, उन डायरेक्टर्स से जितना कुछ हम सीख सकते हैं, सो आई बहुत सीख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि हमारे जो एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, दे आर एन इंस्टीट्यूशन। जो आजकल की जनरेशन के स्टार्स हैं वो भी उनसे बहुत सीखते हैं, बिकॉज मेरा हमेशा ये होता है शो का मकसद कि मैं बैलेंस रखूं, लेजेंड्स को भी बुलाऊं और जो आजकल के सुपरस्टार्स हैं उनको भी बुलाऊं, और हमारे जो पीटीवी के व्यूअर्स हैं वो देखें उनको, और वो स्क्रीन पे देखें, क्योंकि हालांकि जो हमारे नए सुपरस्टार्स हैं उनका पीटीवी में कोई काम, कोई ड्रामा नहीं आ रहा होता। वो हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन पे उनका काम चल रहा होता है, मगर जब मैं उनको इनवाइट करता हूं तो दे एसोसिएट विद ऑल दोज ड्रामाज, और वो देखते हैं, वो बताते हैं शो पर आके कि हम कितना सीखते हैं, हमने कितना सीखा है, क्योंकि यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स के जो रीरन्स हो रहे होते हैं उसमें देखते हैं वो, तो वो बहुत लर्न करते हैं उसमें। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, ज़रा अब स्टार एंड स्टाइल की बात करते हैं। हाँ जी, क्या सोच के ये शो आपने स्टार्ट किया था? अब तो 5 साल तकरीबन हाँ इसको होने हो गए हैं, 5 साल तो, है ना? 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 5 साल I've ज़्यादा just हो गए started season 5. Okay. बेसिकली मैं बताऊं, जो मेरा अपना इंट्रोडक्शन है, मैंने पहले आई वाज इन द फैशन फील्ड एज अ कोरियोग्राफर, फैशन डायरेक्टर। आई यूज्ड टू डू फैशन वीक्स, फैशन शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद अपने आप को, इंसान को री इन्वेंट करना चाहिए। सो 2000, बैक इन 2009 पीटीवी का जो मॉर्निंग शो होता था फ्रॉम लाहौर, वो करती थी आशा सना, तो वहाँ पे आई स्टार्टेड एज अ सेगमेंट होस्ट। और उसमें भी मैं फैशन से रिलेटेड बातें करता था। बट इन 2016 आई स्टार्टेड माय फर्स्ट टॉक शो, दैट आल्सो फ्रॉम लाहौर सेंटर, व्हिच वाज कॉल्ड द सेलिब्रिटी लाउंज। तो कॉन्सेप्ट यही था, मगर उसमें क्योंकि उस वक्त लाहौर में बहुत लोग थे, बहुत आर्टिस्ट थे, तो उनको बुला के उनसे बातें हम लोग करते थे। बट इवेंचुअली आपने देखा कि सारे जो स्टार्स हैं वो शिफ्ट हो गए कराची। तो फिर मैंने सेलिब्रिटी लाउंज का जो सीज़न 2 है वो मैंने कराची सेंटर से किया। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बीच में फिर अपने आप को री इन्वेंट करता रहा, सोच रहा था कि अब लोग उकता जाते हैं एक चीज़ को बार बार देखकर, तो उसको मैं किस तरीके से दोबारा एक नए सेगमेंट्स के साथ, नए आइडियाज़ के साथ वो करूं। देन इन 2020 कोविड के दिनों में वी स्टार्टेड स्टार एंड स्टाइल। तो उसके फिर सीजन्स चलते रहे हैं, क्योंकि एक साल का एक सीज़न था। तो उसमें शुरू में हम जो पीटीवी के हमारे स्टार्स थे उनको भी बुला रहे थे, जो आजकल के स्टार्स हैं उनको भी हम बुला रहे थे, और उनकी जो पर्सनल बातें जो अदरवाइज वो बात नहीं करते, बिकॉज पीपल यूजुअली स्टार्स जो हैं दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, इतने टॉकेटिव नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो उनसे उनकी बातें और उनकी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, वो हम डिस्कस करते हैं। स्पेशली आपके साथ भी पर्सनल लेवल पे, आपकी भी एफिलिएशन काफी पुरानी उनके साथ भी है, वो थोड़ा कंफर्ट लेवल भी डेवलप हो जाता है, और उस लिहाज से ऑब्वियसली वो ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो स्क्रीन पे होता है, जो आपका एक पर्सनल रिलेशन होता है, वो नजर आ रहा होता है। और मेरा सिर्फ ये नहीं होता कि बस उनको शो पे बुलाया और उसके बाद उनके बाद भी मतलब आपके रिश्ते बनते हैं, दोस्तियां बनती हैं, आप उसको मेंटेन करते हैं। अब आई एम सो प्रिविलेज्ड के जो मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में स्टार्स थे, दे आर नाउ माय फ्रेंड्स। व्हेन आई गो टू कराची, आई मीट मरीना खान, आई मीट बुशरा अंसारी, उनके घर में कुछ हो रहा होता है, रुबीना अशरफ होती हैं, और फिर जो जंगल लॉट है उसमें ज़ारा नूर अब्बास हैं, सज्जल अली हैं, यू नो वी हैंग आउट, और फिर वो अपने प्लेस के जो उनका काम चल रहा होता है उसके बारे में बात करती हैं। तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और आपके पास सारी अच्छा टाइम भी गुजर रहा होता है। देखा, इन्फॉर्मेशन मिलती है। और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ रहती है या निकलती है? हमने जो पॉइंट आउट करा इन्फॉर्मेशन क्या चल रहा है, कौन किससे नाराज है, कौन सी नई दोस्तियां हो रही हैं, वो अगर मैं बताऊं तो हमारा शो बहुत अच्छा हो, मगर मेरी कुछ वैल्यूज हैं, तो इस वजह से वो मैं स्क्रीन पे नहीं करता। हाँ, ये देखना, डैमेज कंट्रोल, ताकि लोग घबराए ना बातें बताने से। पता है कि बात शेयर कर भी देंगे तो आसिम जो है ना दिल में रखेंगे, बात शेयर नहीं करेंगे। मगर जिस हद तक मैं शेयर कर सकता हूँ जो हमारे शो के लिए, हमारे चैनल के लिए अच्छा है, एंड देन ऑडियंस के लिए अच्छा है। अब ये स्टार्स बनाने वाले भी ऑडियंस ही है ना, बिल्कुल। ऑडियंस का प्यार है बहुत ज़्यादा टैलेंट अपनी जगह पे, बट स्टिल ऑडियंस प्यार देती है, देखना चाह रही होती है, तो वो फिर जानना भी चाह रही होती है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पहले आपको पता है कि जो आर्टिस्ट थे बड़े प्राइवेट थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो वो अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, हमें पता नहीं चलता था। अब एक एक चीज जो है सब कुछ सोशल मीडिया पे आपको पता चल रहा होता है कि भाई आज वो कौन से जिम में गए हैं, कौन सा खाना खाया है, स्टोरी हो जाती है, बिल्कुल वो सारी लग जाती है वो सारा। तो उस वजह से, मगर सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनके साथ जब आप इंटरव्यू करते हैं तो मेरा पर्सनल जो एक तरीकाकार है कि यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट।
और ये ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न का है बल्कि हम सब की अपब्रिंगिंग में भी है। मैं यूजुअली देखता हूँ दूसरे शोज़ में कि लोग बड़ा प्रोवोक करते हैं कि अच्छा नहीं बताएं कि इस आर्टिस्ट के बारे में बताएं, इसको इतने नंबर दें, इसको ये करें। मैं इस तरह का कोई सेगमेंट नहीं करता कि जिसमें आप दूसरे कोलीग्स को रिडिक्यूल कर रहे हो और मैं आपको प्रोवोक करूँ कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बात कहें। तो ये एक बहुत एक गलत एक ट्रेंड चल रहा है। किसी को लेट डाउन करना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं बहुत करना important चाहिए। है। अच्छा, सबसे ज्यादा दोस्ती पूरी इंडस्ट्री में किसके साथ है आपकी? मेरी 2-3 कुछ फ्रेंड्स हैं जो सीनियर्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मेरी दोस्ती है शहनाज शेख, मरीना खान, बुशरा अंसारी एंड रुबीना अशरफ। These 4 सीनियर हमारे लेजेंड्स हैं। उनसे मैं सीखता बहुत हूँ। यू नो व्हेन यू सिट विद देम इन देयर कंपनी, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अपनी बातें बताते हैं। और फिर क्योंकि मैं एक बहुत डाई हार्ट फ़ैन हूँ अनकही तन्हाइयाँ धूप किनारे का, तो ये हसीना मुइन के प्रोजेक्ट्स थे, इनके जो प्रोड्यूसर्स थे शोएब मंसूर साहब, शहजाद खलील साहब, सायरा काज़मी, तो उनके साथ भी उनके भी जो मुझे इन्फॉर्मेशन आप उस दौर में पहुंच जाते हैं। और एट द सेम टाइम जो आजकल के दौर में जो हमारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी बहुत दोस्ती है, उनसे भी मैं सीख रहा होता हूँ। उनमें भी दोस्तियाँ हैं, मगर ये कि जो ज़्यादा कंफर्ट जोन होता है ना, क्योंकि एक पीटीवी का एसोसिएशन है तो वो इन लोगों के साथ ज़्यादा है। वो ज़्यादा है। अच्छा, अब नाम तो हमने निकलवा लिया, फिर आप अपना वो क्वेश्चन जो है वो आप जो मुश्किल वाला था कश्ती वाला, वो थोड़ा आप अगर कर दें तो वो फिर 4 चांद लगेंगे ना शो को। अच्छा, तो चलिए अभी सभी ने इंसिस्ट किया मुझे। हाँ जी। अच्छा, मैंने इंसिस्ट किया। बुशरा अंसारी को आपने रखनी है उसमें, आपने उसमें रखनी है मरीना खान रखनी है, और थर्ड आपने शहनाज शेख एंड रुबीना अशरफ। रुबीना अशरफ। हाँ जी। अच्छा, चलें। वैसे बंदे कम होने चाहिए थे। नहीं, नहीं, अच्छा चलिए हम शहनाज शेख को थोड़ा सा अभी करते हैं क्योंकि बड़ा कम वैसे नजर आती हैं, बाकी 3 तो बुशरा आपा, बुशरा आपा हो गई, रुबीना कर लो। मेरे भी माइंड से, और मरीना खान। अच्छा, चले मैं आपको सिनेरियो तो सबीन विल ऐड इन दैट। आप एक कश्ती में सवार हैं और आपके साथ शहनाज शेख साहिबा भी हैं, बुशरा आपा भी हैं और रुबीना अशरफ साहिब हैं। ठीक है। आपको तैरना आता है, उन तीनों को तैरना नहीं आता। टोटल 2 जैकेट्स हैं, किसको देंगे? 2 जैकेट्स मैं किसको दूंगा? लाइफ जैकेट सिर्फ 2 हैं और आपने 2 को देनी है इन 3 में से। अच्छा, 3 में से तो मैं आपको बताता हूँ मैं किसको दूंगा। मैं दूंगा शहनाज को और रुबीना को, और बुशरा को क्योंकि वो ज़्यादा हैवी साइड पर नहीं है तो मुझे स्विमिंग आती है, तो उनको खुद मैं पकड़ के सेव कर लूँगा और वो जैकेट्स में बच जाएंगी। अच्छा, वेरी स्मार्ट। चेंज भी किया जा सकता है। आपको भी स्विमिंग नहीं आती, टोटल 3 जैकेट्स हैं, खुद तो अपने को बचाने आप। अब 2 किसको देंगे? अच्छा, मैं जैकेट पहनेंगे, बुशरा आपा को बचा नहीं, हम कश्ती जो है ना डूब रही है, उसके जो लकड़ी के वो होते हैं ना, उसको पकड़ के हम टाइटैनिक की तरह स्विमिंग करते हैं। एतबार है बुशरा आपा पे कि वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेंगे, चाहे उंगली पकड़ के चल किनारे तक लग जाए, चाहे किसी कश्ती के पुश्ते से कहीं नेचुरल नाल। बुशरा आपा जिस तरह आप वो हर मुश्किल से शायद बहुत आसानी से उनको निकलना आता है। आई थिंक कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार हैं वो बुशरा अंसारी हैं, क्योंकि अभी आज तक अपने आप को रेलेवेंट रखना ये आपको पता है कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और उन्होंने अपने आप के अंदर जो अपनी अडेप्टेबिलिटी की है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे व्लॉग चल रहा होता है उनका, बस शी इज़ ट्रैवलिंग सो मच, डूइंग सो मच फंड रेजिंग इवेंट्स फॉर चैरिटी। तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि हम सब जो हैं बहुत ऑनर्ड होते हैं कि जब भी उनके साथ उनको स्क्रीन पे देखें, उनके साथ हम टाइम गुजारें। हम सब इंस्पायर हो रहे होते हैं कि जिस तरह से इतने अच्छे तरीके से शोएब काम कर रही हैं अभी तक, वो एट द सेम टाइम बड़ी एक रेलेवेंस भी आपको फील होता है ना, मतलब आप बड़ा रेलेवेंट फील करते हैं, आप रिलेट कर पा रहे होते हैं उनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और सिनेरियो भी दे देते हैं जी। वो सिनेरियो ये है कि आप किसी इवेंट में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टार्स हैं और आप वहाँ से निकलें और आपकी गाड़ी में ऑलरेडी 2 लोग बैठे हैं, आपके पास एक और आप सीट है जिसमें आप किसी और को ऐड कर सकते हैं। सो बाहर 2 लोग खड़े हुए हैं जिनमें से किसी एक को आप साथ लेकर। अच्छा, वो 2 लोग कौन हैं? वो आजकल की जनरेशन के स्टार फिरदौस जमाल साहब हैं और माहिरा खान हैं। किसको लेकर जाएंगे? अच्छा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, आपको पता है पिछले दिनों जो मेरी जो पर्सनल पॉलिसी है या आप कह लें कि मेरी अपब्रिंगिंग है, उसकी इस चीज़ के मैं बहुत खिलाफ हूँ कि नेमिंग एंड शेमिंग जो करते हैं। नहीं, आप सिंपल रिस्पेक्ट करें वुमेन को, माहिरा खान को जगह दें। फिरदौस भाई आप दूसरी सवारी करा लें। नहीं, फिरदौस साहब भी बहुत सीनियर है हमारे पीटीवी के, इतने बड़े सीनियर को जगह दे दें गाड़ी में। नहीं, जगह नहीं देंगे, मैं खुद उतर जाए गाड़ी से। नहीं, मैं दूसरी गाड़ी मंगाऊंगा उनकी। चले आसिम से गपशप हो, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आसिम टिवाना साथ मौजूद हैं और उनसे हो रही है गपशप। बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं वो, यहाँ से दामन बचा के निकल जाते हैं, फिर यहाँ से भी निकल जाते हैं, कहते हैं नहीं ये भी नाम नहीं लूंगा। हालांकि आपको पता है तो खुद एक होस्ट है तो मुश्किल हो जाती है ना फिर। ऑफ कोर्स, बल्कि अब मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि लेट्स टर्न द टेबल्स नाउ, क्योंकि आप इतने अच्छे ये मॉर्निंग पाकिस्तान, राइजिंग पाकिस्तान कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये मेरे साथ भी हो चुका है कि कोई ऐसा गेस्ट, नाम ना लें मगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई आपने बड़ी तहमीद बांधी है, एक सवाल किया है और आगे से जवाब आता है जी जी मल्टीपल टाइम। ये होता है ना, ये बहुत दफा होता है। अच्छा, बहुत दफा हुआ है हमारे, लेकिन हमारे केस में और आपके केस में एक फर्क है। आपका लाइव शो होता है और मेरी रिकॉर्डिंग। नहीं, देखिए आप हैं अकेले। फॉर एग्जांपल आपने सवाल किया, अगर जवाब है जी, आप तो समझ ही नहीं पाते हुआ कि हमारे केस में ये है सबीन ने अगर सवाल किया ना आगे से जी तो फौरन से मैं रेस्क्यू कर लेता हूँ। मैंने किया सवाल और आगे से जी, सबीन ने रेस्क्यू कर लिया। मेरे साथ मेरे साथ शर्मीन होती है मेरे साथ, वो अभी सीजन 5 में नहीं है बट पहले चारों सीजन में थी, तो वो एक 5 में नहीं है ना। हाँ, अच्छा, शर्मीन के साथ कैसे एक्सपीरियंस? शर्मीन के साथ बहुत अच्छा, आई थिंक शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। और जो एक मुझे रिक्वायरमेंट थी हमेशा, आपको पता है कि जब आप शो कर रहे होते हैं तो जिस तरह अभी ब्रेक में आप सारा कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मेरा भी सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है। और मेरा यूजुअली ये होता है कि मेरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो वी डू 2 shows in 1 day। राइट। तो अब मैनी टाइम्स ये होता है कि जो हमारे अगले गेस्ट हैं उनको कोई मसला हो गया है, और आपको पता है कि क्योंकि स्टार एंड स्टाइल है तो सब स्टार्स हैं, तो मैं अपनी टीम को उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, मैं खुद पर्सनली कर रहा होता हूँ। तो अब मैं शो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता चला कि जी हमारा मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, और वहाँ से ज़ारा नूर अब्बास अब पीटीवी के लिए रवाना हो गई हैं, और पीटीवी में अब कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, और इधर बुशरा अंसारी मेरी गेस्ट हैं और वो गाना गा रही हैं, और मुझे मेरी असिस्टेंट ने मैसेज किया कि मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। तो फिर जो है उधर मैं फ़ौरन उसको मैसेज करता हूँ ज़ारा को कि डोंट कम हियर, गो टू नबीलास, वो सारा कुछ। अच्छा, शर्मीन मेरे साथ बैठी है तो मैं उसको कहता हूँ कि ये मसला हो गया, वो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर जैसी ब्रेक होती है या गाना ख़त्म हुआ तो अब मैं फ़ोन पे ये कर रहा हूँ और वो अब सवाल जवाब शुरू कर रही है, तो वो 2 का ये हो जाता है कि आपके साथ अगर को होस्ट हो तो हाँ, मगर अब अकेला, अब मैं सीजन 5 में आई एम द ओनली होस्ट, तो अब ये हाँ सब कुछ खुद करना है, मगर वो भी मैनेज हो जाता है। पर जो गेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि जब आप कोई कम बात करने वाला गेस्ट हो, ये होता है। नहीं, लेकिन ये बताएं जो आपने स्टोरी सुनाई ये रियल स्टोरी थी ना? हाँ ऑफ कोर्स, ये हुआ है, अभी हुआ है, वेरी रिसेंट। ये ज़ारा नूर अब्बास को फिर जाना पड़ा सैलून? हाँ, शी वेंट टू सैलून। पर देखें बात ये कि हमारे आर्टिस्ट को, हमारे व्यूअर्स को पता नहीं चलता कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है, लोगों को नहीं पता चल रहा होता। Exactly. और आपको ये भी मैं बताऊं कि एट टाइम्स हमारी बहुत बड़ी एक सुपरस्टार हैं, वो उन्होंने टाइम दिया हुआ, हम सजा के अपना सेट बैठे हुए हैं और नो शो हो गया। अब नो शो में आप बताएं कि आप क्या करें। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फहद मुस्तफ़ा वाज सपोज टू कम, तो कराची के हालात ख़राब हो गए, तो वो ARY के स्टूडियोज़ में बंद बैठे हुए थे, और अब हम PTV में, और हमारे जो 2 गेस्ट थे पहले शो के वो आ चुके थे, उन्होंने फ़ोन किया कि बाहर तो राइट्स हो रहे हैं, सड़कें बंद हैं, हम नहीं आ सकते। और मैंने कहा अब क्या करूं। फिर वो जो 2 गेस्ट थे उनके साथ मैंने कहा अच्छा ऐसा करें आप सिंगल आ जाएं ताकि 2 शो मुकम्मल, 2 शोज मुकम्मल हो जाएं। और फहद का फिर मैंने नेक्स्ट, एक गेस्ट के साथ मुश्किल नहीं होता थ्रू आउट पूरा? नहीं, क्योंकि आपके पास देखें जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनका आप बॉडी ऑफ वर्क देखें, वो इतना ज्यादा होता है। हाँ, तो बात वक्त एक मुख्तसर लगता है उनके काम के आगे। दैट्स वेरी राइट। और कई ऐसे गेस्ट होते हैं जिनका करना ही सोलो चाहिए, क्योंकि उनकी एक लेगेसी होती है, उनका काम होता है, तो उनकी आप पर्सनल लाइफ भी उसके बारे में बात करते हैं, काम के बारे में बात करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है जिन शोज़ में हमारे सिंगर्स आते हैं, जो बड़े मायानाज गुलकार होते हैं, उनसे आप गाने भी सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी सुनते हैं कि PTV के साथ उनका एक ताल्लुक था, किस तरह पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती थी, फिर पहले रिहर्सल्स होती थी। इवन एक्टर्स जब आते हैं वो पूरा बताते हैं कि भाई पहले कैसे हमारे एक 5 दिन का पूरा जो स्केड्यूल था कि 3 दिन हमारी रीडिंग्स होती थी, 1 दिन फिर हमारी कैमरा रिहर्सल होती थी, फिर 5वें दिन उनकी रिकॉर्डिंग होती थी। तो अब तो वो कहते हैं हम सेट पे जाते हैं तो हमें कहते हैं कि जी सीन क्या, डायलॉग्स क्या बताएं, कौन है, किधर है, क्या है। नहीं, अब ऐसे ही होता है ना, पहले तो ये होता था कि स्क्रिप्ट के साथ भी, क्योंकि अभी इतने एक्टर्स जो आते थे वो यही बता रहे होते हैं कि आप स्क्रिप्ट से नहीं हट सकते थे। हाँ जी। अब तो ये कि आप इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं ना, कि देन ऑडियंस को पसंद आता है। तो बिल्कुल, या पहले सभी रीटेक्स नहीं होते थे, क्योंकि पहले इतनी प्रैक्टिस हुई होती थी ना। हाँ, रिहर्सल्स होती थी, रिहर्सल्स के बाद ये प्रैक्टिस, अब तो रीटेक्स से स्टार्ट होता है काम और फिर रीटेक्स पे ही। और आप ये देखें कि हमारे जो आर्टिस्ट जैसे खालिदा रियासत, उस्मा गिलानी, रोही बानो, फिरदौस जमाल
इकबाल साहब, आबिद अली साहब, आप अगर इनके ड्रामे देखें जो लाहौर सेंटर के थे, स्पेशली इशफाक अहमद साहब, बानू कुदसिया के, डॉक्टर अनवर सजाद के, तो उनके इतने लंबे लंबे मोनोलॉग्स होते थे और आप ये देखें कि वो एक टेक में कर रहे होते थे और 4-4 पेजेस वो बोल रहे होते थे। और अभी तो ये है कि 2 लाइंस होते हैं, तो मेरी तरह मेरे ख्याल में सबकी शॉर्ट मेमोरी है कि वो कहते हैं अच्छा क्या थी अगली लाइन, वो प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं अब। बिल्कुल ऐसे, या समटाइम्स अब तो ये भी है ना कि वो कहते हैं बिल्कुल सामने रखा होता है पेपर और नीचे होता है ना अक्सर, क्लोज शॉट बना तो बस आप देख के पढ़, नहीं वो प्रॉम्प्ट भी कर रहे होते हैं कि आपने ये कहना है कहाँ थे तुम, किधर हो, तो आपको वो ऊंची, क्योंकि वो एडिट में डब हो जाता है सारा, फिर ये वो रिपीट करते हैं। आसिम आपने कभी एक्टिंग का नहीं सोचा? नहीं, एक्टिंग का मेरा मसला ये है कि एक तो शॉर्ट मेमोरी प्रॉब्लम है, डायलॉग्स याद ना हो, और इवन जो मैं शो करता हूँ मेरा स्क्रिप्ट नहीं होता कोई, इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, मतलब पॉइंट्स वगैरह मैं लिख लेता हूँ कि जो टेक्निकल है, होमवर्क कर लेते हैं बट स्क्रिप्ट के साथ नहीं चलते। हाँ, स्क्रिप्ट के साथ नहीं चलते, क्योंकि बहुत स्पॉन्टेनियस, जैसे जिस तरह मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसी तरह गेस्ट जो होते हैं उनके बारे में मुझे वैसे इतनी नॉलेज होती है और मेरी बड़े सवाल मेरे जहन में होते हैं और ख्वाहिशात होती हैं, अच्छा ये गाना गाएं, अच्छा इस बारे में बताएं, इस ड्रामे के पीछे क्या हुआ था, सारा कंटेंट निकल आता है। हाँ, तो वो सारा ब्लैंक होते हैं कभी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगले गेस्ट ने जवाब मुकम्मल किया, आप सवाल करना शुरू किया, आपने बिल्कुल शुरू ही किया, एकदम ब्लैंक हो गए। हाँ, बहुत दफा नेचुरल ना, मैं ये कहने लगी थी, तो शुएब हमारे साथ कितना ज्यादा सवाल किया। नहीं, बिल्कुल ये होता है, इस तरह का भी होता है, आप ब्लैंक हो जाते हैं, मगर आप चूंकि अगर 2 लोग हैं तो एक दूसरे को संभाल लेते हैं, मगर अगर सोलो होस्ट है, जब ब्लैंक हो जाते हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि रिकॉर्डिंग थी, मैंने कहा अच्छा तो फिर अब नेक्स्ट सवाल अच्छा, हमारे यहाँ में एक मसला और होता है, हम दोनों इकट्ठे ब्लैंक हो जाते हैं। नहीं, ये बहुत, लेकिन एकदम दोनों में से कोई ना एक जाग जाता है, फिर वो कहता है हाँ वो हम तो ये बात करने वाले थे और ऐसे हो गया। जिसने एक रेस्क्यू करता है दूसरा फिर कैरी कर लेता है। अच्छा आसिम, सबसे ज्यादा आज तक किस गेस्ट के साथ आपको शो करने का मजा आया, कि मतलब सबसे इंटरेस्टिंग गेस्ट जिसका इंटरव्यू बार-बार करना चाहते हैं? हाँ, आपका दिल करे कि बार-बार जो है वो इनको मैं बुलाऊं। अच्छा, जो हमारे नए स्टार्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा अभी रिसेंटली मैंने किया था ज़ारा नूर अब्बास और इमरान अब्बास के साथ, तो दैट वाज फैबुलस शो, क्योंकि वो उन्होंने गाने भी गाए, बातें भी की, गप्पे भी लगाई, उनके सोशल मीडिया भी बड़े हैपनिंग हैं, तो उसके साथ बहुत मज़ा आया। और जब कोई सिंगर आता है तो वो पूरी मेरी एक लिस्ट होती है, एक प्ले लिस्ट तैयार होती है। अभी फरिया परवेज़ बड़े अरसे के बाद आई, उनका मैंने इंटरव्यू किया। नजर नहीं आती? हाँ, वो शी इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे होती हैं और पाकिस्तान, और वो ट्रैवल करती रहती हैं। पाकिस्तान में है वो? हाँ, लाहौर में है। तो वो ट्रैवल करती रहती हैं, तो उनको फिर मैंने कैप्चर किया, मैंने कहा प्लीज़ आएँ। फिर एक हमारी एक्ट्रेस होती थी नीलमा हसन, 80s में बड़ी मशहूर, उनको फेसबुक के थ्रू मैंने ट्रेस किया, वो दुबई बेस्ड थी, फिर उनके साथ मैंने चैटिंग शुरू की, मैंने कहा प्लीज़ आप जब कराची हैं मुझे बताएं। और इसी तरह फिर मतलब जो लोग स्क्रीन पे नज़र नहीं आते, जब उनके साथ मैं इंटरव्यू करता हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो है फिल्म स्टार नीली। अच्छा, उनको अप्रोच कर लिया? हाँ, मेरी बात हो गई उनसे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टेक्स टाइम, क्योंकि जो जैसे शहनाज शेख और मरीना खान वाला रीयूनियन था, मुझे 2 साल लगे थे उनको प्लान करने में, कन्विंस करने में। क्यों ऐसा? क्योंकि जो लोग टीवी पे नहीं आते वो नहीं आना चाहते। उनको कन्विंस करना बड़ा टास्क होता है। तो आती हाँ, मरीना आ रही थी, शहनाज शेख नहीं आ रही थी, तो उनको लाना। फिर जब धूप किनारे का रीयूनियन किया तो राहत काज़मी नहीं आ रहे थे, फिर सायरा को मैंने बुलाया, सायरा भी नहीं आ रही थी, खैर वो आ गई। फिर उसके बाद नहीं आ रहे थे, टाइम की वजह से या अदरवाइज? वो अपनी जिंदगी में इतनी बिजी होते हैं, हर कोई, वो अब उनका एक फेज होता है टीवी का, ऑन स्क्रीन नहीं आना चाहते, क्योंकि लोगों ने उनको जिस हालत में देखा होता है, वो उनका एक जवानी थी उस वक्त, तो हो सकता है वो शेयर नहीं करना चाहते। मगर उसके बाद सायरा आई, फिर एक हमारी अदाकारा थी कहकशा अवान, जो कि धूप किनारे में मरीना खान की फ्रेंड बनी थी, उनको मैंने ट्रेस किया लाहौर से, मैंने उनको बुलवाया, तो वो फिर पूरा जो होता है ना, एक बहुत अच्छा एक आपका कॉम्पोजिशन सब बन जाता है। कभी कोई बहुत देर से भी आता है, हैबिचुअल लेट, जैसे आजकल हमने एक वीडियो भी, हाँ समझ आ गया, वो गर्म पानी नहीं था तो इसलिए आए थे। इवेंट पे से लेट पहुंचे क्योंकि गर्म पानी नहीं था। हाँ, नहीं, लेट पहुंचते, मगर इतना लेट नहीं, क्योंकि पहले से आपकी वो चल रही होती है। और दूसरा जो है, हम प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कि अगर लेट भी हुआ तो एक आधे घंटे का 40 मिनट्स का मार्जिन रखते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब नो शो हो जाए, कि वो जी आए नहीं। हाँ, ये सिर्फ मेरे साथ एक दफ़ा हुआ है। अब सोचें कितने मैंने शोज किए, आई थिंक मोर देन 500 से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ। एक हमारी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा कि जी
पूरा प्लान करके तस्वीरें भेज रही हैं कि मैं तैयार हो रही हूँ, मेकअप हो रहा है, सारा कुछ। उसके बाद एकदम अब हम बैठे हुए सेट पे तो वो नहीं आई। खैर वो हमने मैनेज कर लिया। उस दिन नाम बताए ना। नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नाम बताए बेशक, लेकिन वजह क्या थी? कोई नहीं बताएंगे वो। नहीं मतलब नहीं आई ना, बताए। हाँ, बस नहीं आई क्योंकि मगर फिर वो इतनी गिल्टी हुई कि अगले स्पेल में उन्होंने खुद फोन किया कि मैं आना चाहती हूँ। ओके, फिर आई? हाँ, तो फिर मैंने कहा कि नहीं अभी स्पेल में नहीं आएंगे आप। फिर मैंने उससे अगले स्पेल में उनको स्पेल में आई थी वो? हाँ, वो सीजन 4 में आई थी। सीजन 4 जाके देखें जी आसिम का, और उसमें देखें कौन कौन से जो कि पहले रिपीट भी नहीं हुआ, और कौन सी ऐसी जो कि आपको लगता है कि लेट कवर हो सकती है। क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप निकलवा सकते हैं नाम अभी भी। कोई थोड़ा सा और बताएं। अच्छा, नाम लिए बगैर कोई हमें सिर्फ हिंट्स दें चलो उनके बारे में। नहीं, मैं और वैसे बहुत मजे के किस्से सुना सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं किसी को ना। किस्सा मुकम्मल ही नहीं किया आपने। अच्छा, एक और बहुत अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब बेंजामिन सिस्टर्स को मैंने बुलाया था तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो उन्होंने आके फिर उन्होंने मुझे पूरे किस्से सुनाए कि कैसे उनका इंट्रोडक्शन हुआ, शोएब मंसूर साहब ने उनका टैलेंट देखा और उनको डिस्कवर किया, और किस तरीके से वो फिर तीनों बहनें और फिर वो जो टीचर्स के कपड़े पहन के सिल्वर जुबली में गाने गाती थी, तो वो भी उन्होंने मतलब जब वो इस तरह छोटे छोटे ट्रिवियाज बताते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जबरदस्त आसिम, थैंक यू। वाकई पता नहीं चलता। इंटरेस्टिंग गेस्ट हो, वाकई वक्त का पता नहीं चलता। आखिर में मैं ये भी बता दें, स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 में क्या नया हम देखेंगे? जी, पूरा प्रोग्राम हमने रिवैम्प किया है। इसमें नए सेगमेंट्स हैं, इसमें जो गेस्ट है, अब देखिए सेलिब्रिटीज़ तो पाकिस्तान में वही हैं, तो वो रिपीट तो होंगे मगर उनके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आपके सामने पेश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग उसमें हमने सेगमेंट्स डाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, और फिर हम सेट से बाहर भी गए हैं कुछ सेगमेंट्स में कि लोगों के घरों में जाके क्या हो रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं। और अभी ईद शो मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत शानदार। अभी जो उसका आइडिया मेरे जहन में, वो ईद वाले दिन हमारे व्यूअर्स देखेंगे, आप ज़रूर देखिएगा PTV होम पर। और उसमें हम जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक फ़ैशन शो मैं करूँ जो ईद के मुनासबत से होगा, और उसके अलावा 2-3 हमारे ऐसे गेस्ट होंगे जो लोग जिनकी बहुत हमारी फरमाइश आती है कि आप प्लीज़ इनको बुलाएं, तो उनको हम बुला रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त शो होने वाला है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो इसमें आप मेन स्ट्रीम को ही फोकस करते हैं या सोशल मीडिया स्टार्स पे भी जाते हैं? नहीं, सोशल मीडिया स्टार्स पे अभी फोकस नहीं किया हमने, क्योंकि अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ सुन के कि हमारे इतने बड़े अदाकार हैं, सुपरस्टार हैं, उनके बारे में कहा कि कौन वो कौन। तो और उसके थोड़ी देर बाद ही खैर किसी और जगह पे उन्होंने फिर कहा भी कि हाँ, वो नाम लेके कहा उनका मुस्तफा का कि अच्छा वो उनका शो, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स, एक तरफ कहते हैं कौन, दूसरी तरफ कहते हैं उनका शो। उसी इंटरव्यू में कहा, उसी इंटरव्यू थोड़ी देर बाद ही उनका नाम लेके कहा। तो ये इस तरह जो है, हमारे इतने बड़े स्टार्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक का ठीक है, सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स हैं, उनका अपना काम है, आई रिस्पेक्ट देम, बट आप दूसरों को रिडिक्यूल नहीं कर सकते। करना भी नहीं चाहिए। और स्पेशली वो स्टार्स जिन्होंने आपकी इंडस्ट्री को बूस्ट दिया है, बिल्कुल, उनके बारे में तो आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो आपकी किसी को भी नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो रिस्पेक्ट के एलिमेंट से बात हो रही है ना, कि वो एक एलिमेंट रहना चाहिए, बिकॉज ये वो लोग हैं गिने चुने जिनकी वजह से इंडस्ट्री ऐसे ऊपर गई है। माय पॉइंट इज, सभी चलें, अगर आप नहीं है ना मीडिया के बंदे, फिर आप किसी को नहीं जानते, समझ आती है। आप खुद सोशल मीडिया के बंदे हैं, आप हर वक्त सोशल मीडिया पे होते हैं, आप हर वक्त वीडियोस देख रहे होते हैं। आई मीन हाउ कुड यू? शादी से पहले कौन जानता था? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आई डिडंट नो, पैसा उड़ाने से पहले आई डिडंट नो, आई हैव नो आईडिया। मुझे भी कंटेंट का नहीं पता वो क्या कंटेंट करते हैं। आसिम, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मामला कहीं और निकल जाए, हम इजाजत लेते हैं आपसे। इट वाज लवली हैविंग यू, स्टे ब्लेस्ड। आपको सीजन 5 भी इसी तरह बहुत ऊपर जाए, हमारी दुआएं आपके साथ। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। सीजन 4 जाके देखना, आपने गेस करना है सीजन 5 नहीं, सीजन 4 में जाके देखना कि वो कौन थी जो लेट आई थी। हमारी फिल्मी अदाकारा है वो, फिल्मी अदाकारा है वो। प्लीज डू दैट, हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।